बेसिकली ये यूपीएससी तक में नहीं पूछा जाता कभी, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो कौन रिलीज करता है यही जान ले, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ अरे बस हो गया, बस। क्वेश्चन नंबर 113, 114, 115, नहीं 115 तो खैर पढ़ना पड़ेगा। लिमिट ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी इन्होंने इंक्रीज किया है तो ये देखना पड़ेगा। और पेपर बहुत टफ बना है लिटरली, मतलब ये क्वेश्चंस तो। ठीक है जी। 110, 123, 123। विच स्टेट एट हाईएस्ट इन इंडियन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स। ये भी करंट अफेयर्स का है। देखिए इसमें महाराष्ट्र है कि तमिलनाडु है? हाँ महाराष्ट्र है पक्का। ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वाला, निर्यात वाला। हाँ, या तो महाराष्ट्र या तमिलनाडु, उनमें से कोई एक है। नहीं नहीं नहीं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ना शायद उत्तर प्रदेश है, रुकिए। उत्तर प्रदेश है, हाँ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश है। 123 हाईएस्ट मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में। देख ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश है ना। इस बार उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश होगा हाँ। जनरली महाराष्ट्र तमिलनाडु रहता था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश हुआ था। इस बार न्यूज में भी रहा था उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश तो सी एरिया में भी नहीं आता, उसकी कोई सी लाइन भी नहीं, तब भी उसने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स किया था। तभी तो 10% और 11% की ग्रोथ रेट पा रहा है। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ठीक। अरे बाप रे, ये तो बड़ा डिटेल में पहुंच गया, एस्पायरिंग स्टेट का स्कोर वगैरह, परफॉर्मिंग एसेट्स। नहीं लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस का मतलब ठीक है, लेवल अच्छा है नो डाउट, बट वो क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि जो कभी रिलेट ही नहीं करने वाले आपको। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कितना परसेंट टीयर 1 कैपिटल है, इससे कोई मतलब थोड़ी है आपको। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई बेसल थर्ड नाउ में 5.5-4% का दिया गया था। ठीक है, और या फिर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है। और बीपीएससी का जिस हिसाब से अभी तक का रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, इवन यूपीएससी भी इतना डिटेल में नहीं जाता कभी भी। 113 वही वही 113-14 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो तो इवन 113 तो फिर भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, 114 से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, इतना डिटेल में कभी नहीं पूछते। 115 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार देखना पड़ेगा, ये सब लेटेस्ट है यार, करंट अफेयर्स इतना थोड़ी पढ़े हैं। दिन बहुत डाटा है, इतना डाटा कोई मतलब ही नहीं है। देखिए क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके में, मतलब जो मैंने अभी देखा बीपीएससी का, यूपी पीसीएस का रिकॉर्ड देखा, जो पीसीएस लेवल पे आते हैं क्वेश्चन। इवन सबसे ज्यादा टफ रहता है पीसीएस में, सबसे ज्यादा टफ रहता है हरियाणा पीसीएस। हरियाणा पीसीएस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम लेता है प्रीलिम्स में। उसमें भी इतना डिटेल में नहीं पूछते कभी भी, उनको भी पता है कि ये जर्नल बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं आने वाला है सब। हाँ, प्योर बैंकिंग सेक्टर, प्योर बैंकिंग का क्वेश्चन है ये, तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आएगा नहीं इससे। सही है, अच्छे क्वेश्चन बने, इसी बहाने पढ़ लोगे। चलिए ठीक है, तो हम आज शुरू करने वाले टैक्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, पेपर हो गया सबका ना? ठीक, शुरू करते हैं। हैं, टैक्स से तो वो है ग्लोबल फाइनेंशियल टैक्स करके कुछ है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स करके कुछ है ना, ऐसा कुछ 15%। इनकम टैक्स ये क्वेश्चन नंबर 138, 138 ना। हाँ, डिडक्शन 25,000 बढ़ाए तो हैं इसी बार बजट में, 25,000 बढ़ा दिया, 75,000 हो गए, पहले 50,000 था, अब 75,000 होगा।
हाँ 139 पीरियोडिक लेबर फोर्स में व्हाट प्रोपोर्शन टोटल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर राइट एक्टिविटीज इन 2023 45.75% होगा है, यही है 45% के आसपास है। कहाँ पे 138? नहीं इसमें तो सही छपा है यार। 33 38 39 40। हाँ 138 ना देखो। हाँ हाँ 138 लिखा है। अरे हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा हिंदी देखा, हम इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। ठीक है, आयोग के पेपरों को पहले इंग्लिश में देखा करो, बाद में हिंदी में देखा करो। आयोग भी यही करता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 136, इसको आप लोग तो छोड़ दो, बड़े बड़े धुरंधर नहीं बता पाएंगे। अब जिन्होंने पूरी रिसर्च कर रखी हो भारत की 1945 से लेके अभी तक की, वो बता पाएंगे कि 1980 81 में कितना % ग्रोथ रेट रहता था। ठीक है, लेबर क्वालिटी कितनी बढ़ गई। पहली बात तो लेबर क्वालिटी होती क्या है, आधों को तो यही नहीं पता होगी। ठीक है हाँ कुछ भी। हाँ लेबर क्वालिटी का मतलब है कितना स्किलफुल लेबर हमारा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जिसने रिसर्च कर रखी हो 1980 से लेके 2024 तक की, वो बता पाएगा ना, इसको हम लोग थोड़ी बता पाएंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, इस तरह के क्वेश्चन पीओबी यूपीएससी में नहीं पूछता है। चलिए ठीक है, पेपर होता रहेगा, कोई क्वेश्चन और हो तो बताइएगा, बाकी स्कीम स्कीम वाले क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। पिछली बार थे यो इकोनॉमी के क्वेश्चन, इस बार इकोनॉमी के क्वेश्चन है नहीं। कौन सा कौन सा क्वेश्चन नंबर 76? 76 अच्छा 76। यूएन नेशनल ने डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अच्छा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन का, अरे भाई ये सब नहीं पता हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे ये तो मैं तुम लोगों को पढ़ाया हूं, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 77। अच्छा अच्छा क्या है, पढ़ाया हुआ है, सही बता रहे हो। हाँ सही बता रहे हो। अलग कमेटी यार। यार कितने तो क्वेश्चन है इकोनॉमी के इधर। ये बताओ जरा 79 का क्या लगाए हो, इसको मैंने कॉपी में भी लिखाया है। हैं कौन, हाँ ठीक है सीपीआई, ठीक है। कौन सा सीपीआई होता है वैसे, अगर अगर डिटेल में आ जाए तो बताओ कौन सा सीपीआई होता है। डीए नापने के लिए कौन सा सीपीआई यूज करते हैं, अभी तो शुरुआत में पढ़ाया था ना 31 या 1 तारीख को। सीपीआई सी करते हैं। अच्छा सीपीआई आईडब्ल्यू करते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, सीपीआई आईडब्ल्यू करते हैं भाई, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, जिसमें भारत सरकार डियरनेस अलाउंस नापती है, महंगाई भत्ता। तो वही वाला तो पूछ रहे थे बेटा। और ये वाला क्वेश्चन 80 वाला है तो कल पढ़ाया है मैंने। सही है ना, इसको इसको गलत नहीं करे होगे, ठीक है और बताओ। और ये कौन सा है, कंसीडर द फॉलोइंग वाला, एफसीआई वाला। बफर स्टॉक में एफसीआई क्या क्या रखता है, बस ठीक है, और कुछ नहीं रखता। अरे इधर कई सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है 72। प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन से आएंगे, चारों आएंगे इसमें। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी आएगा, मैंने कहा था 9 क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन 9 क्षेत्रों के नाम नहीं बताए थे तो गलत हो गया। ये एक्सपोर्ट क्रेडिट लगा होगा, एक्सिम बैंक है उसके लिए, है ना। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट भी प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें चारों हो जाएंगे। डी 72 का, 73 नॉट अ पार्ट ऑफ डी। हाँ डी, हाँ डी। 75 74 तो पता ही होगा, 74। हाँ ठीक 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 ठीक।
उसके बाद है 75 का क्या है, लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। ठीक, 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, चलो हो गया। चलो, होता क्या है टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? राज्य सरकार नहीं लेती। टैक्स होता क्या है, मतलब सरकार हमसे जो फीस ले रही है। लिया जाने वाला पैसा है ना। अच्छा, तो फीस क्या होती है? तो टैक्स के लिए बदले में सेवा नहीं लेते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब जब भी हम किसी को कर का भुगतान कर रहे होते या टैक्स पेमेंट कर रहे होते तो उसके बदले में हमें कोई सेवा मिलने का प्रावधान नहीं होता है। टैक्स का मतलब एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको करना पड़ेगा इफ यू आर रिजाइडिंग इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। अगर आप किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निवास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उस भौगोलिक जो सीमा है, जो भी आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स फिक्स किया जा रहा है उस टैक्स को आपको पे करना पड़ेगा। और टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, यानी कि यू कैन नॉट डिनाई दिस पेमेंट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि टैक्स को लगाने के बाद आपको सेवा मिलेगी, आपके लिए स्कूल बनाए जाएंगे, आपके लिए सड़कें बनाई जाएंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि जिसके बदले में सेवा दी जाए वो फीस होती है, वो शुल्क होता है। शुल्क और कर में फर्क है। सरकार कल्याणकारी कार्य करती है, नो डाउट, उसका काम यही होता है कि वो आपका जो है टैक्स जमा करे, टैक्स जमा करने के बाद वो जो पैसा इकट्ठा कर रही है उससे रोड बनाए, उससे स्कूल बनाए, उससे हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन वो कल्याणकारी योजनाओं के तहत उसको काम को कर रही होती है। उसका कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है कि आपको वो बनाकर देगी ही देगी। इसीलिए टैक्स जो है आपको सेवा या सर्विस कंफर्म नहीं करता। ठीक है, समझने का पहली चीज। तो फीस और टैक्स में एक बेसिक डिफरेंस है कि जो फीस होती है, जो शुल्क होता है, उसके बदले में हमें सेवा सुनिश्चित रूप से मिल रही होती है, वो फिक्स है कि हमें सेवा मिलनी ही मिलनी है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब अगर हम देखें कि जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, जो कराधान व्यवस्था होती है, आखिर वो होती कैसी है। ठीक है, एक आदर्श कराधान व्यवस्था कैसी हो सकती है? अगर हम मान लीजिए अपने लिए एक कराधान सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, कराधान प्रणाली बनाना चाह रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम एक टैक्स सिस्टम का निर्माण करेंगे, तो वो टैक्स सिस्टम किस तरीके से बनाया जाए कि वो एक अच्छा टैक्स सिस्टम हो, वो एक इफेक्टिव टैक्स सिस्टम हो। ठीक, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो एक बेहतर कर प्रणाली का निर्माण कर पाएंगे, और जब बेहतर कर प्रणाली का निर्माण कर पाएंगे तो हमें बेहतर लाभ भी मिल पाएगा। ठीक, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके लिए कुछ कुल मिलाकर 4-5 आपके मेजर फैक्टर्स होते हैं जिन पर यह डिपेंड करता है कि टैक्स सिस्टम अच्छा कैसा हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स सिस्टम की, तो टैक्स सिस्टम जो अगर अच्छा होना है तो उसके लिए फेयरनेस होना बहुत जरूरी है। फेयरनेस का मतलब है वो साफ सुथरा होना चाहिए और सभी के लिए बराबर एक समान होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो आपका प्रोग्रेसिव रूप में होना चाहिए, सब में इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकली का मतलब ये है कि अगर कोई अमीर है तो उसको ज्यादा कर का भुगतान करना पड़ेगा, कोई गरीब है तो उसको कम कर का भुगतान करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली फेयरनेस का मतलब यह है कि अगर कोई एक सिंगल टैक्स स्लैब में आ गया तो फिर वो किसी का चाचा फूफात आया हो उससे मतलब नहीं है, उसको उसी अमाउंट में टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके करे। समझे इस बात का मतलब? समझे? कहने का मतलब यह है, वर्टिकली का मतलब यह है कि जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा भुगतान करेगा, जो कम कमा रहा है वो कम भुगतान करेगा। तो हम वर्टिकल इक्विटी को यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, वर्टिकल इक्विटी इसको बोलते हैं लंबवत, लंबवत समानता। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज समानता की बात करें तो अगर कोई सेम टैक्स स्लैब में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई नेता का लड़का है, वो भी हमारा जो है 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और कोई प्राइवेट आदमी है, निजी आदमी, वो भी 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये नेताजी के खास है, नेताजी के लड़के, तो इनको कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों सेम टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, इसलिए दोनों को एक ही प्रकार का, एक ही मात्रा में आपको टैक्स स्लैब या टैक्स जो है आपको फुलफिल करके देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी दोनों होना यहां पर बहुत जरूरी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज यहां पर होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। तो किसी अच्छी कर व्यवस्था के लिए दक्षता का होना
दक्षता का होना भी बहुत जरूरी है। दक्षता का मतलब यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए हम कर इकट्ठा करने जा रहे हैं 10 रुपए का, अब 10 रुपए का कर इकट्ठा करने में हमारा खर्चा हो रहा है 12 रुपए का, तो क्या मतलब हुआ? ठीक है, दक्ष का मतलब ये होता है कि इनपुट कम से कम देना पड़े और आउटपुट हमको ज्यादा से ज्यादा निकल कर आए, तो एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम वही हो सकेगा। अब हम कह दें कि हमने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया, एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा, एक डिप्टी कमिश्नर होगा, एक कमिश्नर होगा, एक डायरेक्टर होगा, ठीक है, और वो सब इकट्ठा करेंगे, इन सब की सैलरी हमारी जा रही है 100 रुपए की, और ये सब मिलजुल कर पूरी मेहनत कर जी जान लगा कर क्या करेंगे, 80 रुपए का टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा टैक्सेशन सिस्टम क्या करेगा? हमें कोई फायदा देने वाला नहीं है, क्योंकि हमको अगर 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 80 रुपए जमा करने के लिए, तो हम बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और ये नुकसान हमको करेगा लंबी अवधि में। इसीलिए हमको एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम की जरूरत होती है, एक दक्ष कराधान व्यवस्था की जरूरत हो जाती है। ठीक है, तीसरी चीज जो यहां पर सबसे जरूरी होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, प्रशासनिक सरलता। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी यानी कि प्रशासनिक सरलता। प्रशासनिक सरलता का मतलब यह है कि जब हम कर भरने जाएं, जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो हम सबके चलो ठीक है, एक बात बताओ, ये बताओ, अगर हम कह दें कि 10 लाख कमाने वाला 30% जो है टैक्स स्लैब में आता है, तो कितना परसेंट है, कितना रुपए टैक्स में देगा वो है? हाँ जी, 3 लाख। यही तो दिक्कत है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी जो आम जनता है उसको पता ही नहीं है कि वास्तव में टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा इनकम टैक्स लगता है। वास्तव में 3 लाख टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर 7 लाख में क्या घर कैसे चलाओगे? ठीक है, उसमें टैक्स सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी लोग आसानी से उसको समझ सकें। अब जैसे हम लोग आम जनता से पूछे कि भैया 10 लाख कमा रहे हो, 30% का टैक्स है, तो 3 लाख टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। उसमें रिटर्न से मतलब नहीं बेटा, उसमें अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है, अभी बताएंगे कैसे कैलकुलेट होता है। हाँ, साल में लगता है। हाँ, अरे भाई अगर साल में तुम 10 लाख कमा रहे हो, 10 लाख का मतलब हो जाके करीब करीब 80-82 हजार रुपए महीना, ठीक है, और 3 लाख निकाल दिया, 3 लाख का मतलब हुआ 36 हजार रुपए, लगभग 30 हजार रुपए निकाल दिया। 80 में से 30 हजार तुम निकाल दोगे पर मंथ टैक्स का, तो 50 हजार में 80 हजार कमाओगे तुम और मलाई खाएगी सरकार बैठे बैठे। ऐसा नहीं होता टैक्स सिस्टम में। टैक्स सिस्टम हाँ हाँ, तो वहां पर उस तरीके से काम, अभी बात करेंगे उसके बारे में, टैक्स कैसे काम करता है। बेसिकली इसे मान लें तो हमारे यहाँ टैक्स स्लैब चलते हैं, आप सबको पता होगा कि 0 से 5 कुछ नहीं, 5 से 10 7% ऐसे चलता है ना। तो मान लेते हैं अगर हम 10 लाख का कमा रहे हैं, तो अगर 0 से 5 हमारा 0% है, तो मतलब 5 लाख तक के अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे, उस पर कोई कर नहीं लगने वाला, पहली चीज। फिर हम कह रहे हैं कि 5 से 8% पे लग रहा है 10% का, तो मतलब हमारा 5 से 8 के बीच में कितना आ रहा है, 3 लाख। तो 3 लाख पे 10% यानी कि 30, पहली बात तो 30 हजार रुपए लिख लो। फिर हमारा कह रहा है कि 8 से 11 लाख पर पड़ेगा आपका 30%, यानी कि अब कितना हो रहा है यहां पर, 8 से 11 लाख में 30%। अब 8 से आगे बढ़े तो 10 लाख, यानी कि 2 लाख बचा, तो 2 लाख का 30% यानी कि 60 हजार। हमको सिर्फ पूरे साल में टैक्स देना था 90 हजार का। इस तरीके से टैक्सेशन सिस्टम हमारा काम करता है, समझे? तो अब इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से आप अगर टैक्सेशन सिस्टम को बनाओगे तो कहां लोग समझ पाएंगे उसके बारे में, वो जान ही नहीं पाएंगे। जब जान नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? ठीक है, और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने के बावजूद जो और भी लोग होते हैं उसमें कई रिबेट्स होती हैं, कई तरीके की छूट प्राप्त होती हैं। किसी किसी को 10 लाख कमाने के बाद 0 टैक्स देना पड़ रहा है, किसी को 10 लाख कमाने के बाद 15% देना पड़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, यानी कि लोगों को जानकारी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, टैक्स लिटरेसी नहीं है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो कह सकते हैं कि टैक्स सिस्टम है वो अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि बाकी चीजों में हमारे यहाँ बहुत अच्छी फेयरनेस है, हमारे यहाँ एफिशिएंसी भी है ठीक ठाक, ठीक है, सिंप्लिसिटी नहीं है। उसके अलावा ठीक है, इनकम टैक्स कोड में जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान है जिनको समझना आम आदमी के बस का नहीं है। अगर हमारे पास सीए नहीं है तो नॉर्मल तौर पर हम अपना टैक्स फाइल भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओ और अपना टैक्स भर दो जाके, तो आम आदमी शायद उस टैक्स को भरने में सक्षम ना हो, अगर उसके पास कोई सीए नहीं है या उसको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है टैक्स भरने की। तो ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी होनी चाहिए अगर हम एक अच्छी कर व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। उसके अलावा वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि समय के साथ टैक्स में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि एक समय हमारे भारत में ऐसा रहा है कि 80-82-82% हमने टैक्स दिया है,
लोगों ने, जो निगम है, उन्होंने 80-82% तक टैक्स दिए हैं, ठीक। लेकिन समय के साथ हमें इस टैक्स को कम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक। अभी इनकम टैक्स नया कोड आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टैक्स सिस्टम, समय के हिसाब से, समय की जरूरतों के हिसाब से हम कराधान व्यवस्था को बदलेंगे और उस हिसाब से कर जो है लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर हम भारत में बात करें तो हर साल भारत में बिलियनियर्स बन रहे हैं नए, लेकिन टैक्स वही चल रहा है। मतलब जिसने 15 लाख से ऊपर कमाया, जिसने 15 लाख से ऊपर कमाया वो 30% टैक्स दे रहा है, जो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है वो भी 30% टैक्स दे रहा है, और जो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है वो भी 30% दे रहा है। बस सरचार्ज वगैरह अलग है, वो अलग चीज है, बट सरचार्ज इज अ डिफरेंट थिंग, टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग। टैक्स डायरेक्टली इस पे लगेगा, सरचार्ज अलग तरीके से लगता है। तो अब 100 करोड़ वाला भी 30% दे रहा है, 1 करोड़ वाला भी 30% दे रहा है, 15 लाख वाला भी 30% दे रहा है। तो जब ये टैक्स सिस्टम बनाया गया था उस समय 100 करोड़ कोई नहीं कमाता था, तब मैक्सिमम सैलरी हुआ करती, कोई लाख रुपया कमा लिया, 1.5 लाख 2 लाख कमा लिया तो कमा लिया, ठीक है। तो तब तो ये चल गया, चलो। लेकिन अब तो यहां पर अंतर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। लोगों की संपत्तियां 45-100 करोड़ की हो रही हैं, ठीक है। तो अगर उन लोगों की संपत्तियां बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से हमारी कर व्यवस्था को भी बदलने की जरूरत है। आप छोटे स्तर पर कम टैक्स लगाइए, बड़े स्तर पर ज्यादा टैक्स लगाइए, ठीक है। अब 15 लाख वाले से 30% लेने का क्या मतलब, वो बेचारा मर मर के बड़ी मुश्किल से तो अपनी सैलरी बढ़ा पाया है, ठीक है। अब 15 लाख में 30% तुम ले लोगे, इससे बढ़िया ये है कि इसको कम टैक्स में रखिए, इन पर लगाइए जाके, 100 करोड़ कमा रहे हो 30% दो हमको, तो वो चीज वहां पर अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम टैक्स में बदलाव कर सके समय समय पर, ये बहुत जरूरी है। अगर हम बदलाव नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। और चौथी सबसे जरूरी चीज है ट्रांसपेरेंसी। हमारी कर व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा टैक्स प्रणाली, कर प्रणाली पारदर्शी नहीं होगी, पारदर्शी का मतलब यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं इनके बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कितना कर एकत्रित हुआ, कितना कर किसे दिया गया, कहां पर उसका प्रयोग हुआ, ठीक है, कैसे खर्च किया गया, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो फिर हम इसी व्यवस्था का क्या करेंगे। मतलब वही हुआ कि तुम्हारी जेब से हमने पैसा खींच लिया, अब तुमसे कोई मतलब नहीं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुमसे मतलब नहीं। ऐसा थोड़ी होगा भाई, हमने पैसा दिया है तुमको तो हम पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 जो आपके फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कोई जो कर व्यवस्था है वो कैसी होगी, वो कर व्यवस्था कैसी होगी, किस तरीके से काम करेगी, ये आपको बताता है आपके ये 5 फैक्टर्स। कौन कौन से, फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस को हिंदी में बोलते हैं साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी यानी दक्षता, प्रशासनिक सरलता, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन होना चाहिए, और पारदर्शिता होनी चाहिए। क्लियर है चीज, है जी। क्या नाम था आपका, है अनीशा, हाँ आज खाई हो खाना, आज लगता है रोटी वोटी खा के आई हो, है, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक। तो मतलब जो है आपके 5 फैक्टर्स होने चाहिए जिनके बेसिस पर हम टैक्स सिस्टम को बता पाते हैं कि वो बेहतर है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई सवाल है, ठीक है। चलो फिर हमारा सवाल है, आपका सवाल ही तो हमारा तो रहेगा ही हमेशा। कल एक क्वेश्चन लिख के लाना, क्वेश्चन से याद है कल भी दिए थे कुछ, ठीक, हाँ हाँ वही वाला, कल एक सवाल लिख के लाना, ठीक है। इवेल्युएट द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, इवेल्युएट द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, evaluate the Indian taxation system and mention few solutions of it. Mention few ideas to make it more effective. Mention few ideas to make it more effective. लिखिएगा भारतीय कर प्रणाली की समीक्षा करिए। समीक्षा किन आधार पर करेंगे, इन 5 के आधार पर करेंगे, ठीक है। इन 5 पॉइंटों को लेंगे और उस पे उसके आधार पर समीक्षा करेंगे, ठीक, ठीक है। लिखिएगा भारतीय कर व्यवस्था की समीक्षा कीजिए एवं, क्या लिखा है तो, अच्छा, आइडिया टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ठीक है, हाँ जी। भारतीय कर व्यवस्था की समीक्षा कीजिए एवं इसको और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाइए। 150 वर्ड में लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी नहीं, ये सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम, हाँ पूरा टैक्सेशन, जीएसटी और सब आ जाएगा उसमें, हाँ। तो हालांकि जीएसटी, जब आप जीएसटी लिखोगे तो जीएसटी में सिंप्लिसिटी की है, तो लेकिन हमारा इनकम टैक्स अभी भी कॉम्प्लेक्स है, तो वो दोनों पैरामीटर्स पे आ जाएगा। हाँ चलिए मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ इस आंसर को लिखने का। 1 मिनट, क्या बतियाने लग गए भाई, हमको बताओ, हम भी यहां से, क्या हो गया, नहीं कुछ तो
हमको बताओ, है कंप्लीट हो गया इसको? और सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाइए, यही तो बताया था हमने। हाँ हो गया बस। हाँ वो तुम्हारी मर्जी, मैं 150 वर्ड में लिखना है, तुम पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, चाहे ऐसे लाइन खींच खींच के लिखो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इवेल्युएशन का मतलब होता है पॉजिटिव भी बताओगे और नेगेटिव भी बताओगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर फेयरनेस की बात करें तो हाँ फेयर है हमारा, हमारा जो जो भारतीय कर प्रणाली है वो हॉरिजॉन्टली भी इक्विटी देती है और वर्टिकल भी इक्विटी देती है, तो फेयरनेस तो हमारे यहाँ बराबर है। एफिशिएंसी भी ओके ओके है। ठीक है, ओके ओके इन द सेंस कि बहुत ज्यादा तो हम का क्या फेयरनेस में, अरे मतलब बड़े वाले पर ज्यादा प्रभाव डाल, देखो तो वो आप उसके जब वो लिखोगे ना कॉन्स में लिखोगे तब उसमें वो डाल देना कि हाउ एवर नाउ इंडियंस हैव अ इंक्रीज इनकम रेट और इनकम स्लैब्स, तो उसके हिसाब से हमको स्लैब्स को एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, तो हिंदी में लिखना भारतीयों की आय अब बढ़ चुकी है। ठीक है, और बढ़ी हुई आय के हिसाब से अब हमें भारतीय कर प्रणाली में उसमें कुछ व्यवस्था और कह सकते हैं सुव्यवस्थित करने की जरूरत है, इस तरह से लिख देना। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो ओके ओके है, कुछ केसेस में हमें बहुत एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है, बट अभी भी जो इंडिया का रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से बहुत पीछे है। ठीक है भाई, अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इंडिया जो टैक्स रेवेन्यू है वो अभी भी एक्सपेंडिचर से बहुत पीछे है, तो हमें उसको प्राप्त करने की जरूरत है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी की बात करें तो जी इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंपल कर दिया हमने। क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे बनना चाहिए, लेकिन हमको जो टैक्स मिल रहा है वो उसके और खर्च के में अंतर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ना, हमारे यहाँ अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम उधार ना ले, हमारे यहाँ 35% की बोरोइंग रहती है लगभग लगभग, है ना? अगर अगर हम इनकम टैक्स से देखें तो कितना 18% आ रहा है इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेशन टैक्स से मिला के 18% आ रहा है पूरा 1 रुपए में से। 35% तो हम अभी भी बोरोइंग कर रहे हैं ना, तो ये बोरोइंग को कम करना हमारा मकसद है कि उधार हम कम ले, हमारा टैक्स अच्छा आ जाए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो वहां पर आप देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी की बात करेंगे तो जीएसटी करके सिंपल कर दिया है अप्रत्यक्ष करों को, अप्रत्यक्ष करों को ला हटाकर जीएसटी ले आए। जीएसटी एक कर है तो पूरे भारत में उसको सिंपल कर दिया है और कोई भी आदमी अब जीएसटी को भर सकता है आसानी से, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी गई है, काफी चीजें सरल कर दी गई। लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो आज भी आम आदमी के बस का नहीं है, बिना अकाउंटेंट या बिना सीए के इनकम टैक्स के अंतर्गत भरना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी बड़ा मुश्किल काम है। हमें उसके प्रावधान ही नहीं समझ में आते, उसमें चार्ट हो तो फॉर्म दिए हुए, फॉर्म 16 फॉर्म 11 इस तरह से करके। ठीक है, तो क्या करना है कैसे करना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो यहां पर दोनों पॉइंट आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स इज सिंपल, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स इज सिंपल, डायरेक्ट टैक्स इज कॉम्प्लेक्स। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यस वी हैव अ फ्लेक्सिबल टैक्सेशन सिस्टम, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बट अभी भी उसमें चेंजेस करने की जरूरत है क्योंकि कई प्रोविजंस जो है वो रिजिड है, कि जैसे कई प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड है कि टैक्स को इंडिया भारत सरकार बढ़ा नहीं सकती, कम कर सकती है, इस तरह का प्रावधान है हमारे संविधान में। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिक्स्ड विद रिजिडिटी है। ठीक है, हमारे यहाँ संविधान, हमारे यहाँ जो कर प्रणाली है उसमें लचीलापन, ठीक है, कठोरपन के साथ है, जैसे हमारा संविधान भी कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों चीजें हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिक्स्ड है। ट्रांसपेरेंसी अप टू सम एक्सटेंट है, लेकिन अभी आगे कुछ करने की जरूरत है। समझ रहे कहने का मतलब? हाँ जी, हाँ ट्रांसपेरेंसी में देखिए कलेक्शन, हमारा टैक्स कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जब अधिकारी आपको नोटिस भेजते हैं उसके बारे में नहीं पता होता किसी को कि किस बेसिस पे नोटिस भेजी हुई है, इन्होंने कहां से डेटा कलेक्शन किया है, क्या आधार है, क्या कार्यवाही की जाएगी। हाँ हाँ, वही वही, अब इतने हैवी हैवी टर्म लिख लेते हैं कि आदमी कहता है या तो इसको वकील करो या कहता है हटाओ, जब जेल जाना होगा तब देख लिया जाएगा एक ही बार में। ठीक है, दैट मीन्स कि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, तो वो तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी में आ जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जब मान लीजिए कि अधिकारी आता है, रेड पड़ रही है या फिर अगर नोटिस आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि किस आधार पर आ रही है। ठीक है, क्या कानून लगाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इनकम टैक्स वाले आते हैं, धप्पा देते हैं, पूरे घर की जो है लाइट वाइट काट देते हैं, फोन काट देते हैं, कहते हैं रेड मारेंगे। एटलीस्ट वी शुड नो किस एक्ट के अंतर्गत किस अधिकारी को ये ताकत है, किस बेसिस पर किया जा रहा है, कितने तक किया जा सकता है, ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी कुछ हद तक यहाँ पर कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है। भारत सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, बस हो जाएगा आपका। ठीक,
किस पे 5 लाख तो वैसे भी कुछ नहीं पड़ता, अब तो 7 लाख तक खींच देते हैं सीए वगैरह। नहीं 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 नहीं। देखिए 75,000 का आपको डिडक्शन दे ही रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया 75,000 का। उसके बाद आपको वैसे तो अब ये कंपोनेंट्स हटा दिए हैं सारे के सारे कि एलआईसी रिबेट दे देते थे और ये दे देते थे, बट फिर भी आप इन्वेस्टमेंट दिखा के वहां पर रिबेट ले लेते हो थोड़ी बहुत। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए आप 12 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर टैक्स जाएगा वो 50,000 के आसपास जाएगा, बस इसके ऊपर टैक्स नहीं जाना है। वो पहले करते थे, पुराने वाले जो ओल्ड टैक्स डिजाइन था उसमें ये सब किया करते थे खेल। सरकार ने तभी तो न्यू टैक्स डिजाइन लाई कि वहां पर बहुत सारे लोग रिबेट ले लेते थे, इवन 15-15 12-12 लाख कमाने वाले लोग भी टैक्स रिबेट ले लेते थे। तो सरकार ने कहा हमारा क्या फायदा, तभी तो हमारा टैक्स कलेक्शन भी तो बढ़ रहा है लगातार, ये भी तो देखिए। ठीक है, सरकार ने न्यू डिजाइन लाया, कहा भाई हम टैक्स आसान कर दे रहे हैं, आपको 15% और 20% नहीं देना, अब आपको जो है जो कम कमा रहे हो कम देंगे। ठीक है, तो जब कम कमा रहे हो 15 लाख के ऊपर वाले अब जाते हैं 20% उस वाले स्लैब में। ठीक है, तो 20% वाले स्लैब में उससे नीचे वाले जो है कम में आ रहे हैं, तो अब कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी लोग फिर जो है, जैसे मान लीजिए आप समझिए आप 10 लाख कमा रहे हो, सरकार अभी आपसे 15% ले रही है, तो आप सोचोगे यार 1.5 लाख रुपए कौन दे, हालांकि 1.5 लाख पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आएगा यार अननेसेसरी का प्रेशर कौन दे, थोड़ा सा चुरा लेते हैं। लेकिन सरकार आपसे कहे आप 10 लाख कमाते हो, आप हमको सिर्फ 10% या 5% दे दो, क्यों चोरी करोगे भाई? जब आपको आसानी से चीजें उपलब्ध हो रही हैं तो थोड़ा देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कभी भी आगे टैक्सेशन पे आंसर्स आएंगे लिखने को, तो उसमें लिख सकते हैं हम वी कैन सिंप्लीफाई द टैक्स, वो टैक्स स्लैब्स, हम टैक्स स्लैब्स को आसान बना सकते हैं। भाई हम ये कर सकते हैं कि हमारे टैक्स 5, 10, 15 ऐसे हैं, इनको और तोड़ दो, 5, 7.5, 10, 12.5 ऐसा कर दो, या इसको और भी तोड़ दो, 2%, 5%, 8% ऐसे कर दो। तो जब आदमी को कम देना पड़ेगा वो खुशी खुशी दे देगा यार, समझेगा हम दान दे रहे हैं, इससे हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहो नहीं सीधे हम 10% लेंगे, 15% लेंगे, 20% लेंगे, तो ले लो जाके जो दे रहा हो। ठीक है, वही चीज है ना, लोग भाई वो जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई हमारा कितना ज्यादा टैक्स बच जाए। ठीक है, तो टैक्स, हाँ वो तो बहुत तरीका करते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं, बिजनेस एक्सपेंस दिखा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ठीक है, सीए पैसा तो इसी चीज का लेता है, और सीए पैसा किस चीज का ले रहा है, तभी तो सीए की कमाई अच्छी होती है, जितना काला पैसा होता है सफेद बना देता है। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे, सॉरी आगे देखते हैं, लिखा देंगे अभी। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में बात करें। टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, कराधान के प्रकार। कराधान के प्रकार तो 3 प्रकार के यहां पर कराधान व्यवस्थाएं होती हैं। पहली होती है आपकी प्रगतिशील, चलो बढ़िया, हिंदी में हमको सोचना नहीं पड़ेगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, दूसरी होती है रिग्रेसिव, और तीसरी होती है आनुपातिक, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब प्रगतिशील कराधान व्यवस्था। प्रगतिशील कराधान व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की हम जब बात करते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हम टैक्स को बढ़ाते जाएंगे। दरअसल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को लगाने के पीछे का जो मकसद है वो वेलफेयर का है। ठीक है, और सोसाइटी में इक्विटी को मेंटेन करने का है, सोसाइटी में, समाज में समानता को लाने का है। कैसे समानता आती है, तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कोई आदमी 40,000 कमाता है और दूसरा व्यक्ति जो है उसका दोस्त है वो 80,000 कमाता है। ठीक, 40,000 कमाने वाला 10% स्लैब में आ रहा है, 80,000 कमाने वाला 15% स्लैब में आ रहा है। अगर ये 10% स्लैब में आ रहा है तो इसको कितना कर देना पड़ेगा, 4,000। तो 40 में से 4,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 80% वाला कितना कर कमा रहा है, कितना परसेंट में आ रहा है? 15% में। तो अगर इसमें आएगा तब है, अब देखिए, जहां पहले जो इसकी अर्निंग थी उसमें अंतर कितने का था? 40,000 का था, यानी कि ये 40,000 कमा रहा था, 80,000 कमा रहा था, तो इन दोनों की आय में अंतर कितना था?
40,000 का था। लेकिन जब हमने कराधान कर दिया, जब कर लगा दिया, उसके बाद इन दोनों की आय में अंतर कितने का हो गया? मात्र 32,000 का। देखो हमने समानता ला दी समाज में। नहीं समझे? अरे हाँ ना तो बोल दो। ठीक, मतलब पहले इन दोनों के बीच का अंतर 40,000 था, अब इन दोनों के बीच का अंतर मात्र 32,000 रुपए रह गया है। तो हमने कहीं ना कहीं समाज में समानता को बढ़ावा दे दिया। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है उसका मतलब ही यही होता है कि हम वेलफेयर लेके आएंगे सोसाइटी में, और वेलफेयर लाने के लिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वी विल इंक्रीज द टैक्सेशन स्लैब्स। ठीक, सामान्य तौर पर इस तरह के जो कर व्यवस्थाएं हैं वो आयकर में लगाई जाती हैं। जो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें इसी तरह की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को यूज कर रहे होते हैं। ये क्लियर एकदम? कोई दिक्कत? ठीक। दूसरा आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो फिर खराब हो गया ना। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली ये टैक्सेशन सिस्टम जो है अलग तरीके से काम करता है। यहां पर आपके प्रमोट किए जाते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स को। बेसिकली इस तरह के जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, ये सामान्य तौर पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी उत्पादन को प्रमोट करना है, तो हम ये कहेंगे कि कोई 40,000 का सामान बना रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 20% का। लेकिन अगर कोई सामान 80,000 का बनाने लगेगा तो हम उससे कम कर लेंगे और सामान जो है 10% पे टैक्स हो जाएगा, सेल्स टैक्स वगैरह जैसे होते हैं। तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन सामान्य तौर पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। और एक और चीज, ये हमेशा शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी मोड के होते हैं। ये परमानेंट टैक्सेस नहीं होते, शॉर्ट टर्म के लिए लगाए जाते हैं और टेम्परेरी होते हैं। बाद में इनको भी प्रमोट करके इनडायरेक्ट टैक्सेस में ले आते हैं जहां पर सब पे बराबर लग रहा होता है। तो जैसे अभी पीएलआई स्कीम चल रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो वो क्यों चल रहा है? वो एक तरह से आपका यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्सेशन ही है कि आप जो है प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए, हम आपका टैक्स कम कर देंगे। टैक्स कम करने मतलब सब्सिडी कम कर, सब्सिडी दे देंगे। तो बात तो वही पड़ गई ना घूम फिर के। तो दैट मीन्स कि यहां पर क्या कर रहे हैं कि आपको प्रमोट किया जा रहा है कि आप उत्पादन बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? ताकि हम वृद्धि प्राप्त कर सकें, हमारे लोगों की जो मांग है, जरूरतें हैं, वो पूरी हो सकें, और समाज में हम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। भाई अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो हम तभी बढ़ाते हैं जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना होता है, या इंक्रीज डिमांड को हमें सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए हमें रिग्रेसिव टैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। और यहां पर ये शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए लगाए जाते हैं, जिसके बाद सभी को हटा दिया जाता है, टेम्परेरी पीरियड के लिए लगाए जाते हैं। फिर एक बार जब गोल अचीव हो जाता है, ठीक है, जब प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता है, जब एक बार 80,000 का उत्पादन करने लग गए, तो उनको भी जो है प्रॉफिट का चस्का लग चुका है, अब ये घाटा थोड़ी खाएंगे आके। तो अब यहाँ पर इनको हटा दिया जाएगा और नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में ले आते हैं। इस तरीके से काम करती है रिग्रेसिव, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिगामी। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। प्रोपोर्शनल की बात करें, आनुपातिक की बात करें, तो आनुपातिक टैक्सेशन सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि सभी पर बराबर से कर लगेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी पर एक प्रकार से कर लग रहा है। ठीक है, चाहे आप जो है 100 रुपए जो है महीने का कमा रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, दोनों पर जो कर लग रहा होगा वो बराबर लग रहा होगा। सामान्य तौर पर इस प्रकार के जो कर होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे कि माननीय सांसद महोदय ने बोला भी था, अमेठी सांसद महोदय ने, कि जैसे टी शर्ट ली थी, उन्होंने टी शर्ट का एग्जांपल दिया था कि अग्रवाल जी जो टी शर्ट पहन रहे हैं उस पर वो भी टैक्स दे रहे हैं और गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है, तो ब्लूबेरी की टी शर्ट क्यों ला रहे हो भाई, दूसरी लाओ। ठीक है, 18% का टैक्स अगर दे रहा है तो गरीब आदमी भी 18% का टैक्स दे रहा है और आपका अमीर आदमी भी दे रहा है। आप पार्ले जी बिस्कुट खरीद रहे हो, अगर 2% टैक्स दे रहे हो तो वो भी 2% टैक्स देगा जो 100 रुपए कमा रहा है, और अंबानी भी जो है 2% टैक्स देगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बिकॉज दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन इज लाइक इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर आपको उत्पाद पर कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं होती, यहाँ पर कल्याण का मकसद नहीं होता, यहाँ पर कर वसूलने का मकसद होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अप्रत्यक्ष कर इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है तीनों चीजें? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एक एक दो पॉइंट लिख लो फिर आगे बढ़े। है कौन सा? भारत में दोनों तीनों है, बल्कि भारत में ये भी है, ये भी है, ये भी है भाई। ये इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और ये आपके जो इंसेंटिव स्कीम्स चलती हैं वो है, एसईजेड वगैरह सब।
किताबों में लिखा मिलता है कि भारत में ये पाया जाता है ना, ये भी पाया जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है या अप्रत्यक्ष अंतर्गत आता है, और ये जो इंसेंटिव स्कीम्स चलती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं जो अलग अलग उत्पादन के लिए, उसके अंतर्गत आता है। अरे कई जगह पर आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री साहब आएंगे, वो अनाउंस कर देते हैं कि आप इतना उत्पादन करिए, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे का मकसद ये होता है कि आप जब उत्पादन बढ़ाओगे तो हमारी वृद्धि होगी, साथ ही साथ हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्पादन हवा में थोड़ी कर दोगे, उत्पादन के लिए युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। तो चलो युवा रोजगार पाएंगे, वो आए पाएंगे तो उनसे तो हम खींच ही लेंगे, उनका खून तो चूस लेंगे हम, ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ उत्पादन तो करो। दूसरी चीज, जब वो बाजार में बिकने आएगा तब हम खून चूस लेंगे उनका, लेकिन पहले उनको पैसा दो, ठीक है, वो ले लेंगे। हम्म, राइट, आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, हाँ 25 बच्चों को टैक्स में रिबेट थोड़ी मिलता है। वो गवर्नमेंट उनको जो है क्या करती है, वो प्रोवाइड करा देती है पैसा, टैक्स में थोड़ी छूट मिलती है। वो जानते हो क्या करते हैं, वो बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, वो अमीर बच्चों को लेते हैं और उनकी फीस को आरटीई में से एडजस्ट कर देते हैं, तो उनका टैक्स बच जाता है। ठीक है, डीपीएस डीपीएस में एडमिशन लेके दिखाओ जरा, गरीब बच्चे का, जो कूड़ा बीनने वाले का बच्चा हो, जरा एडमिशन लेके दिखाए, वो एडमि उसको बता देंगे कि आपके पापा अंग्रेजी नहीं बोल पाते इसलिए हमारे स्कूल में नहीं। अरे पापा बोल पाते तो तुम्हारे पढ़ाने का आते भाई। देखो वहां पर वो करते जानते हो क्या है, वहां पर वो बच्चों से फीस लेते हैं, बट उन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स पे शो कर देते हैं कि इनका एडमिशन हमने आरटीई के अंडर में लिया है। ठीक है, अब जिनका एडमिशन आरटीई के अंडर में लिया है, उसकी उनके थ्रू जो जैसे मान लीजिए आपने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया, अब आपसे हम फीस ले रहे हैं, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, हमने आरटीई के अंदर तो आपका एडमिशन लिया है। ठीक, तो आपकी जो फीस आई वो हमने शो ही नहीं की कि हमें प्राप्त हुई है, तो वो हमारा टैक्स, वो पैसा बच गया, जो पैसा बच गया वो दिखाया ही नहीं पैसा हमारे पास आया है, तो टैक्स बच गया। ये टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो काला धन है वो शिक्षा क्षेत्र में ही तो खपाया जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज है। आपसे बताया कि हमने क्या किया, सस्ती दरों पे आपकी फीस ले ली। ठीक है, हमने आपको दिखा दिया कि हम जो है कि चैरिटी कर रहे हैं। ठीक, हम चैरिटी कर रहे हैं, और चैरिटी के नाम पे हमने क्या किया, पैसा बटोरा और उसको वाइट कर दिया पूरा का पूरा, और फिर दिखा देंगे एजुकेशन सिस्टम में है, हम वहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, जितना काला पैसा है वो एनजीओ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही वाइट होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। जितने नेता हैं सबका स्कूल जरूर चल रहा होगा, चाहे कुछ चले ना चले, एक स्कूल जरूर मिल जाएगा। हाँ, हाँ, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगा उतना टैक्स कम करेंगे, तब रिग्रेसिव रहता। ठीक है, वहां पर तो उन्होंने रूट चेंज कर दिया बस, पैसा अभी भी आ रहा है, बस उसका रूट चेंज कर दिया। उसने कहा कि बच्चे से हम कम पैसा ले रहे हैं तो उनसे भी पैसा आ रहा है, और उस वाला पैसे को दिखाया ही नहीं कि पेमेंट हुआ है, वो हमारा जो है अलग हो गया। समझ रहे हो? और तुम लोग जो हंस रहे हो हमको सब पता है कहाँ हंस रहे हो। ठीक है। हाँ, तो वो आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में भी स्टैग्नेशन है, वो चीज आप बता सकते हो, बट उसमें भी सरचार्ज वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, क्योंकि 30% के बाद कौन सा स्लैब है हमारे पास, 30% के बाद हमारे पास कौन सा स्लैब है, कोई स्लैब नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज आप बता रहे हो। चौथा टैक्स नहीं, आप कर बता सकते हो, चौथा टैक्स तो मैंने कभी नहीं सुना। कोई सुना भाई चौथे प्रकार का कर किसी किताब में लिखा हो? है दृश्य आईएएस? अरे आप ही पूछ रहे हैं, उसने पढ़े हैं किताब में, 3 ही प्रकार का होता है, हमने नहीं पढ़ा कहीं पे। वो ग्राफ आप जो बता रहे हो ठीक है, वो जो है प्रैक्टिकल लाइफ में है, जैसे हमारे भारत में 30% के ऊपर कोई स्लैब नहीं है, पर 4 प्रकार का थोड़ी होता है। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा डिफिनीशन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया करो तुम लोग। ठीक है, दिमाग उतना ही लगाओ जितना जरूरत है, बाकी बाहर लगाओ जाके। सब समझ रहे हैं हम। टैक्सेस कैन बी डिफाइंड एज अ टैक्सेस कैन बी डिफाइंड एज अ नहीं, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। जितने भी नेता हैं उन सबका एक स्कूल जरूर मिल जाएगा, कुछ मिले ना मिले। हाँ, हाँ, एनजीओ भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट रूट होते हैं।
टैक्सेस कैन बी डिफाइंड एज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता, ठीक है। टैक्सेस कैन बी डिफाइंड एज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। अरे भाई, भारत में जिसको कानून का ज्ञान है वो कानून को तोड़ मरोड़ सकता है यार। ये जो CSR एक्टिविटीज होती हैं, अंबानी अडानी के टैक्स नहीं बचाते, सब टैक्स बचाते हैं, करोड़ों अरबों में टैक्स बचाते हैं। वरना जितनी इनकी इनकम है ना, उतने से कईयों के मतलब घर जल जाएंगे जिंदगी भर बैठे बैठे। बहुत सारी चीजें करते हैं वो लोग, वो अपना प्रॉफिट भारत में दिखाते ही नहीं है। जाओ ले लो टैक्स हमसे, अभी बात करेंगे उस सब चीजों के बारे में, इनकम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जीरो टैक्सेस, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे अभी। तब दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं वो लोग, रूट चेंज कैसे करते हैं। हिडनबर्ग, अरे वो सब तो एजेंडा है, वो तो प्रॉफिट करवाने के लिए करते तो हैं। देखिए, इस भारत में कोई भी ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं, इवन मैं आपको बताऊं, मैं टैक्स सेविंग कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स इरोजन एंड टैक्स इवेजन, ठीक है। इवेजन और जो आपकी कर जो सॉरी टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, हम कर चोरी नहीं कर, इवेजन नहीं कर रहे, अवॉइडेंस कर रहे हैं। अवॉइडेंस होता है लीगल, ठीक है, इवेजन होता है इलीगल। तो अवॉइडेंस तो सब करते हैं, और थोड़ा बहुत इवेजन भी चल जाता है बीच बीच में, उसमें क्या है, ठीक है। अब इतना कमाए हम, अपना गला चीरे हम, और सरकार ले जाए पैसा, किस लिए ले जाए भाई। तो सब करते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, बस ये है कि कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ छोटे स्तर पर कर रहे हैं। हम लोग बस ये दिखा देते हैं, हमने LIC खरीद ली, हमने पेमेंट कैश में ले लिया, हमने ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं लिया, वो पेमेंट का कोई वजूद ही नहीं है, ढूंढ लो जाके। और हमने क्या किया, अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंसल्टेंट बनवा लिया। हम कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंट की फीस होती है, सैलरी थोड़ी होती है। जब सैलरी कमाते ही नहीं है तो टैक्स इस बात का लोगे, ले लो टैक्स जिससे लेना हो। हम तो कंसल्टेंट, आई एम अ कंसल्टेंट। मैं किसी, देखिए किसी भी फैकल्टी, किसी भी टीचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉय का नहीं बनता, एम्प्लॉयर का नहीं बनता, हम लोग कंसल्टेंट होते हैं, और कंसल्टेंट की फीस होती है, ठीक है। हाँ, हमने कहा कि हमने कंसल्टेंसी दी, हमने फीस ले ली, बात करते। अब फीस कोई फिक्स थोड़ी होती है, हमने कमाए नहीं, हम तो कह दिए जीरो कंसल्टेंसी लिए हम, जाओ ढूंढ लो प्रूफ। हाँ, सब करते हैं, मैं दूध का धुला थोड़ी हूँ, मैं क्या कहूँ मैं दूध का धुला हूँ, ठीक है। फिर हम कहा, इसीलिए मैं सरकार को नहीं कुछ बोलता ना, गलती तो हमारी भी है, सरकार को काहे बोले। वही मैंने कहा था, जब भी आपके हाई टैक्स रेट्स होंगे, इसीलिए सब, इसीलिए जब से पहले सरकार से हमेशा बोला जाता है, मिडिल क्लास की सबसे पहले एस्पायरेशन रहती है टैक्स स्लैब्स को कम करो, ठीक है। आप जो है अगर टैक्स बढ़ाना चाहते हो, टैक्स बढ़ाने का, टैक्स की बायंसी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है टैक्स को तोड़ दो। आप 5% की जगह 2% लो, 5 लाख वाला 7 लाख वाला आराम से देगा, खुशी खुशी देगा भाई। जो 5 लाख वाले चोरी कर रहे हैं वो भी दे देंगे, कि 2 लाख में, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चले कि हम 5 लाख पे जो है 5 लाख हम साल का कमाते हैं, या महीने की हमारी 40,000 सैलरी है, और साल भर में कुल मिला के हमको 5,000 सरकार को देना है, क्यों नहीं दे दोगे यार भाई। एक महीने की जो है पार्टी नहीं करेंगे, हमारा सरकार को टैक्स चला जाएगा, तो हम भी शान से कह पाएंगे वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन तुम हमसे कह रहे हो कि हम 40,000 कमाते हैं और साल भर में टैक्स ही तुमको हम 25,000 दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो आप भी दे रहे हो और अंबानी भी दे रहा है ना, अडानी भी दे रहा है, बात उसकी हो रही है, ठीक है। चलो शब्द लिख लो थोड़ा सा। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट, टैक्स कैन बी डिफाइंड एज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट, from a person to the government to the expenses incurred incurred INCU double RED incurred in common interest of all, in common interest of all। हिंदी में लिखिएगा, करों को, करों को एक मिनट, हिंदी में जरा कर लें ट्रांसलेट, है ना। करों को एक व्यक्ति द्वारा, करों को एक व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला, करों को एक व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला
अनिवार्य योगदान है, अनिवार्य योगदान, अनिवार्य योगदान जिससे, जिससे सभी के समान हित में, जिससे सभी के समान हित में, जिससे सभी के समान हित में वे किया, जिससे सभी सभी के समान हित में व्यय किया जा सके, व्यय किया जा सके के रूप में, के रूप में परिभाषित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा फिर नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड इंक्लूड, अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड इंक्लूड, शुड इंक्लूड, पांचों पॉइंट लिखने हैं। एक अच्छी कर व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, पहला लिखिए समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, फेयरनेस मतलब समानता। और समानता में लिख लीजिएगा दो तरीके की, लंबवत समानांतर समानता, समानांतर बोलते लंबवत बोलते हैं, तो लंबवत समानता और क्षैतिज समानता। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हैं जी, हाँ लंबवत और क्षैतिज पहले में लिख लिया। दूसरा लिखिएगा दक्षता, दक्षता। तीसरा लिखिएगा प्रशासनिक सरलता, प्रशासनिक सरलता, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लाइक कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग यानी कि गणना, कंप्यूटिंग, फाइलिंग एंड कलेक्शन, गणना, भरना और प्रशासनिक सरलता के अंतर्गत लिखिएगा ब्रैकेट में गणना, भरना और कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जमा करना। भरना, भरना फॉर्म भरने वाला, फिल करना, और जमा करना, इस तरह की चीजें शामिल हैं। ठीक है, इसी के स्टार लगा के लिख लीजिएगा, इसी के आगे स्टार लगा के लिख लीजिएगा चेलैया कमेटी, चेलैया कमेटी। हाँ हाँ चेलैया, उनका नाम ही चेलैया था, चिरैया नहीं चेलैया, चेलैया कमेटी, चेलैया समिति। ठीक है, चेलैया समिति ने रिकमेंड किया था कि भाई इन सब चीजों को थोड़ा सरल करिए, आसान करिए, ताकि लोग जो है समझ सकें। फिर लिखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन, लचीलापन। और लास्ट लिखिएगा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी लिख लिया, पारदर्शिता, पारदर्शिता। ठीक है, फिर लिखिएगा टाइप्स ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, करों के प्रकार, करों के प्रकार। तो लिखिएगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेशंस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेशंस। हाँ जी, पहला लिखिएगा उसमें प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील कर। कल कहाँ थी? अच्छा, ये एक दिन में घर से वापस भी आ जाते हो, आसे पास रहते हो सब लोग? अच्छा परसों गए थे, 2 दिन नहीं आई थी? अच्छा, प्रगतिशील कर। और कौन नहीं आया था कल? ये छोटा चेतन नहीं आ रहा 2 दिन से? अरे वो जो आया था 71 बीपीएससी वाला, छुट्टी पे चल रहा है? संडे में वजह से नहीं आया होगा, हाँ। लिखिएगा
अंडर दिस टैक्स सिस्टम, अंडर दिस टैक्सेशन सिस्टम, the increase in the volume or value of taxes, increase in the volume or value of taxes, increase in the value or sorry, increase in the value or volume of income or product tends to increasing rate of taxes, increasing rate of taxes, लिखिएगा रेट ऑफ टैक्सेस। इसके अंतर्गत बढ़ती हुई आय एवं धन की मात्रा के साथ, धन की बढ़ती हुई मात्रा के साथ करों के बढ़ते हुए दरों को देखा जा सकता है, करों की बढ़ते हुए दरों को देखा जा सकता है। इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं प्रोग्रेसिव के? पॉजिटिव तो पता है भाई, वेलफेयर होता है, ग्रोथ, वो समानता आती है समाज में, ठीक है। इसके नेगेटिव क्या होंगे? करों की दरों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अच्छा, और ठीक है, ज्यादा कमाना नहीं चाहेगा तो मतलब वृद्धि कम हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है, अपने जो यहाँ पर वेंचर्स हैं उनको बंद कर देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कर बढ़ाते चले जाओ, अब अंबानी से कह दो कि तुम इतना कमाते हो, तुम्हारे 50% हम लेंगे, 50% जितनी भी आपकी इनकम हो रही वो हम ले लेंगे। तो अंबानी कहेगा तुम पागल हो या तो हम पागल हैं, वो कहेगा बुढ़िया बिस्तरा बांधो और चलते हैं बाहर, वो पनामा शिफ्ट हो जाएगा जहाँ उसको कुछ कर नहीं देना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्स वैसे तो समानता बढ़ाते हैं समाज में, नो डाउट, लेकिन समानता बढ़ाने के साथ साथ इनकी अत्यधिक मात्रा समाज में, ठीक है, फिर बहुत सारी समस्याएं ला सकती है। वृद्धि को रोक देगा, ठीक है, भाई वो क्यों एक्स्ट्रा कमाना चाहेगा यार, उसको पता है कि जैसे मान लो 15 लाख कमा रहे हैं तो हमको 20% देना, जैसे ही 16 लाख होगा हमारा 30% हो जाएगा, तो हम क्यों 16 कमाएं, 15 में ही खुश हैं हम। कम से कम यहाँ पर जो मैनेजर है वो प्रेशर तो नहीं डालेगा काम का, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लोग काम करना जो है कम कर देते हैं, लोगों के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाएगी, ग्रोथ की जो इच्छा शक्ति वो कम हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा आपकी इनकम क्रिएट नहीं होगी, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप खुद ही समझिए, इतने दिन से तो आप चीजों को पढ़ ही रहे हो कि जो चीजें सामने इतनी सरल दिख रही हैं वास्तव में प्रैक्टिकल में उतनी सरल है नहीं, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमी हम कहते हैं डायनेमिक है। आप यहाँ पर चीजों को पढ़िए, फिर उनकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है उसको अप्लाई करिए, फिर आपको अंतर साफ साफ समझ में आएगा कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। समझिए कहने का मतलब, हम कह रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स वेलफेयर टैक्स की तरह भी कह सकते हैं। आय बढ़ेगी तो हम टैक्स बढ़ा देंगे तो लोगों में समानता आ जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ा दिए तो लोग यहां से भाग भी जाएंगे, उसको कौन देखेगा? वो भी देखना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हाँ भाई, देश छोड़ छोड़ के भागेंगे, वो क्यों रुकेंगे यहाँ पर? उनको स्विट्जरलैंड बढ़िया अच्छा लगेगा, उनको जो है आपका सोलोमन आइलैंड अच्छा लगेगा, ठीक है, वो आपका मॉरिशस चले जाएंगे, वो आपके जो है आपका पनामा चले जाएंगे, ठीक। हाँ, और क्या, फिर चले जाएंगे, अपना हेडक्वार्टर वहां शिफ्ट कर लेंगे, वहां वो हेवन कंट्रीज है ना, टैक्स ले ही नहीं रही है, और कैसे जुड़ा हुआ? तो जब बाहर जाएंगे तो उनके देखो, अगर वो बाहर जाके वहां पर हेडक्वार्टर करके भारत में बेच रहे हैं ना, तो टैक्सेशन के जो नियम कानून है वो अलग हो जाएंगे ना। कितना चाइनीज बैन कर दिए हो इतने दिन में, जरा बताना हमको। टीचर्स डे पे जितना ये सब लाए थे ना, ये झलरा वालरा सब, ये चाइना में तो बन रहा है। कितना मेड इन इंडिया लाए हो? है? यार सब करते हैं, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पर जितने, अब देखिए अभी उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने गाफा टैक्स लगाया था। गाफा टैक्स सुना है? गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन टैक्स, गाफा टैक्स बोला इसको, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम 6% तुमसे अलग लेंगे। भारत सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाई 6% की अलग से। क्यों लगानी पड़ रही? क्योंकि वो लोग बाहर बैठे हैं, भारत में व्यापार कर रहे हैं, भारत का ही पैसा ले जा रहे हैं, भारत कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो आप अगर भारत से चले गए तो आपके लिए कानून अलग हो जाते हैं ना,
फिर आप भारत के नागरिक थोड़ी हो कि आपसे हम जो है 30% 35% ले लेंगे, फिर हम उतना ही ले सकते हैं जितना आपका यहाँ व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अंबानी यहाँ की खा रहा है? अंबानी विदेशों की खा रहा है, यहाँ उसको कितना मिलता है? समझ रहे हो? अडानी भी यहाँ का नहीं खा रहा है, वो बाहर का ही खा रहा है। ठीक है, वो लोग यहाँ पर हैं तो ये हमारे देश की खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर रोजगार मिल रहा है लोगों को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बिजनेसमैन को, व्यापारियों को गरियाइए। ठीक है, वो आपका अधिकार है कि आप चिड़े बैठे हुए हैं, अंदर से कूड़े बैठे हुए हैं, यार इतना कमा रहा है हम नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन इतना भी मत गरियाइए कि वो आपके जगह को छोड़ के चला जाए। बंगाल का हाल इसी वजह से बर्बाद हुआ, बिहार का भी हाल इसी वजह से बर्बाद हुआ, हम लोगों ने इन्हीं को गरियाना शुरू कर दिया जो हमें रोटी दे रहे थे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। अगर वो नहीं होंगी तो वृद्धि नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली सबको। कितनी सरकारी नौकरी दोगे? और सरकार भी पैसा कहाँ से लाएगी? सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से लाएगी? वो लाती है व्यापारियों से। व्यापार नहीं होगा, निजी कंपनियां नहीं होंगी, उद्योगपति नहीं होंगे, तो कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए उनको गालियां दीजिए लेकिन राजनेताओं को देने दीजिए, क्योंकि वो उन्हीं से पैसा लेके। अगर अडानी इतने ही खराब थे तो तेलंगाना में क्यों प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप? मत दीजिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट, आपके भी तो खास होंगे कुछ, उनको दीजिए, लेकिन नहीं दे सकते। द एक्सपर्टीज, द टेक्नोलॉजी, ठीक है, द क्वालिफिकेशन, स्किल जो वो लोग लेके आ रहे हैं भारत में, जो इनोवेशन वो लेके आ रहे हैं, वो और कहाँ से लेके आओगे? आप वो लेके आओ, दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास इतने संसाधन कभी नहीं, वो गरीब कल्याण करे कि इनोवेशन करे। ठीक है, वो ये सोचे कि हम कैसे और बेहतर चीजें बना सकते हैं, या वो ये काम करे कि हम जो है गरीबों को कैसे स्कूल में मुहैया कराएं, कैसे उनको राशन मुहैया कराएं, कैसे उनको कपड़े मुहैया कराएं। सरकार के पास बहुत सारे बिजनेस है, उनके पास सिर्फ बिजनेस है। तो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है चीज? चलिए, तो इसलिए गरियाना बंद करिए, काम की बात करते हैं। कहां तक लिख लिया? लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, दिस इंप्लाइज दैट मोर इनकम इन द कंट्री, सॉरी, दिस इंप्लाइज दैट मोर इनकम विल रिजल्ट इन मोर टैक्सेस। इसका तात्पर्य यह होता है कि अत्यधिक कमाई अत्यधिक करों को बुलावा देगी। दिस इंप्लाइज दैट मोर इनकम विल रिजल्ट इन मोर टैक्सेस। इसके अंतर्गत इसका तात्पर्य यह है कि अत्यधिक कमाई अत्यधिक करों को बुलावा देगी। बड़ा हंसते हो यार तुम लोग पीछे बैठ के, क्या बतियाते रहते हो? चुटकुला भी नहीं मारे अभी तक हम। कोई लगा है क्या मेरे मुंह पे कुछ, मतलब पाउडर वाउडर दिख रहा है क्या? नहीं दिख तो नहीं रहा है? अरे पूरा मेकअप करके आते हैं। करों को बुलावा देती है। ठीक है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस इज, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस इज, major drawback of this is that people starting evading taxes, people start evading taxes, growth will be halted, growth will be halted। हिंदी में लिखिएगा halted, halted, HALTED। इसकी वजह से लोग करों की चोरी शुरू कर देते हैं। इसको जाना जा सकते हैं, जाना से जा सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब जैसे जो पेपर देने में आप बैठ गए, बिहार में ये चीज़ बहुत अच्छी देखी है मैंने, तो अगर जाना जा सकता कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप लोग जो है अगर क्लास में बैठ गए, टीचर आ गया तो फिर हिलेंगे नहीं अपनी, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे तो, इसके लिए लिटरली थैंक यू। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई पेपर दे चुका है और उसके बाद जबरदस्ती बैठा हुआ है तो वो जा सकता है, फ्री है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं, मैं बुरा नहीं मानता इन सब चीज़ों का। ठीक है, इस चीज़ के लिए बाय गॉड ग्रेस लिटरली बिहार बहुत अच्छा है। मैं मतलब बिहार में जहाँ जहाँ भी बैचेस लिया हूँ, एक दो जगह में और लिया हूँ। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज़ मिली कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो लेवल ऑफ वो कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट, वो बहुत अच्छी है बाकी जगहों के मुकाबले। आप हरियाणा में पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, वो पीछे बैठ के गाली भी दे रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लिटरली गाली दे देते हैं वो, क्योंकि वो सब जाट हैं। ठीक है, उनको कोई तमीज़ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग भी आदत डाल चुके हैं, हम लोग क्या बच्चे सर्विस डिलीवर बन चुके हैं और वो लोग कंज्यूमर बन चुके हैं। वो उपभोक्ता है हमारे, हम उनके सर्विस प्रदाता हैं, बस हमारा उनका उससे अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। तो ये चीज़ है बिहार में अच्छी। तो वही बहुत बच्चे बैठे होंगे, कोई टेस्ट देने वाले जो जबरदस्ती फंस जा सकते हैं, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा रिग्रेसिव टैक्सेशन, चोरी शुरू कर देते हैं। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, कभी हरियाणा में जाके देखना, वो लिटरली गाली देते हैं पीछे बैठ के, अरे पढ़ाएगा कि और आगे बढ़ूँ? कहाँ भाई पढ़ा रहा हूँ, रुक जा।
हालांकि उनके मन में भी वो बेइज्जती का भाव नहीं होता, बट उनकी भाषा ऐसी है कि वो आपको बहुत चुभेगी। ठीक है। हाँ। हाँ, कहेगा तू चाय, सर जी चाय पिएगा? मैं कहा नहीं पी मैं कहा मैं नहीं पीता चाय, मैं पीना ही छोड़ दिया भाई, तुम रहने दो। अच्छा, वो लोग इज्जत से पूछ रहे थे कि सर चाय पियेंगे? अब हमारे यहाँ पियेंगे, आप तुम चलता है, कहे तू चाय पिएगा? मैं कहा नहीं, मैं नहीं पीता, मैं बंद कर दिया पीना आज के बाद, मुझे चाय पीनी नहीं आती। रिग्रेसिव डालिएगा, अनुगामी, प्रतिगामी, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्सेस में लिखिएगा प्रतिगामी। If we increase the volume or value of production, if we increase the value or volume of production, if we increase the value or volume of production, the tax rate will be decreasing. The tax rate will be decreasing. मैं चौथा ढूंढ के लाता हूं। The tax rate will be decreasing. Volume of production, the tax rate will be decreasing. बंटी साबुन स्लो है। ये क्या था? अच्छा, पढ़ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में लिखिएगा कि उत्पादन का मूल्य एवं मात्रा बढ़ाने पर, उत्पादन का मूल्य एवं मात्रा बढ़ाने पर करों की मात्रा घट जाती है। ठीक है। these taxes are temporary taxes. These taxes are temporary taxes. These taxes are temporary taxes. करों की मात्रा घट जाती है। सुधरने तो लगी राइटिंग तुम्हारी, धीरे धीरे सुधर जाएगी। करों की मात्रा, कर, यह कर, को क्या बोलते हैं हिंदी में? अल्पकालिक होते हैं। यह कर अल्पकालिक होते हैं। ठीक है, यह कर अल्पकालिक होते हैं। फिर लिखेगा सामान्य तौर पर इन करों को उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए एवं कुछ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए एवं कुछ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, लिखिएगा नॉर्मली दीज टैक्सेस are levied to increase the production or to promote, हाँ किसमें? डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस में देयर विल बी सम टैक्सेस, आई थिंक ये टैक्सेस, हाँ हाँ हाँ, एक लिमिट के बाद ही लगता है ये टैक्स रहेगा। इफ दिस इज द इनकम देन दिस विल बी टैक्स, तो ये रहेगा। हाँ, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने को एवं कुछ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जनरली दीज टैक्सेस आर लेवाइड टू प्रमोट द प्रोडक्शन, लेकिन ये तब लगेगा जब आपके स्केल एक टैक्सेस हो और एक इनकम हो। हाँ, इनकम ये होगी ना, एक इनकम के बाद लग रहा था इनकम ये हो जाएगी। ये इनकम पे स्केल होगी, ये आपकी जो है टैक्स की स्केल होगी, तभी टैक्सेस लगना शुरू होंगे। एक इनकम तक लिखिए, जीरो से है तो यहाँ तक नहीं लगेगा, फिर इसके आगे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो लिखिए जनरली दीज टैक्सेस आर लेवाइड टू प्रमोट द प्रोडक्शन और प्रमोट सम स्पेसिफिक सेक्टर्स, कुछ क्षेत्रों के विस्तार के लिए एवं उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये कर लगाए जाते हैं। नहीं, हो गया ये चीज। कुछ क्षेत्रों के विस्तार के लिए एवं उनकी उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए, इसका नहीं हुआ था ना, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ये तुम लोग लिख चुके हो, उत्पादन की मात्रा बढ़ाए जाने के लिए लगाया जाता है। हो गया, ठीक है। 2 बार 2 तरीके से बोल दिए हैं भाई, एक ही चीज है, देखो बोल तो रही, तुम लोग समझते ही नहीं हो कुछ। हिंदी में नहीं लिखा हुआ मेरे पास है, इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है।
हिंदी में बनाना पड़ता है दिमाग में, तुम लोग बीच में पूछ लेते हो तो भूल जाते हैं। तीसरा लिखिएगा प्रोपोर्शनल, अनुपातिक, नहीं सॉरी इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, फिर लिखिएगा दिस दिस टैक्स नेगेटिवली इंपैक्ट्स लो प्रोडक्शन यूनिट्स। दिस टैक्स नेगेटिवली इंपैक्ट्स लो प्रोडक्शन यूनिट। यह कर निम्न उत्पादन इकाइयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। निम्न उत्पादन इकाइयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा प्रोपोर्शनल, अनुपातिक। बढ़िए, फिर आगे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी बताएं, फिर जो है इनकम टैक्स के बारे में बढ़े। प्रोपोर्शनल, अनुपातिक लिखिएगा, इन दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन देयर इज अ फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स फॉर एवरीवन। इन दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन अ फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स इज फॉर एवरीवन। इस प्रकार के कराधान में, इस प्रकार के कराधान में सभी वर्गों के लिए एक निश्चित कर होता है, सभी लोगों के लिए एक निश्चित कर होता है। कराधान में सभी वर्गों के लिए एक निश्चित कर होता है। भाई बहुत स्लो है साबुन। ठीक है, बस अब देखिए टैक्स तो लगा देते हैं, इसमें आपका वॉल्यूम के आधार पर भी दो तरह के टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस आर आल्सो बेस्ड ऑन वॉल्यूम और वैल्यू। तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस बेस्ड ऑन वॉल्यूम और वैल्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस बेस्ड ऑन वॉल्यूम और वैल्यू, वॉल्यूम और वैल्यू। हाँ, मात्रा एवं मूल्य के आधार, हाँ हाँ, मात्रा एवं मूल्य के आधार पर दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, वॉल्यूम और वैल्यू। ठीक है, पहला लिखिएगा स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक, विशिष्ट कर। स्पेसिफिक टैक्स, विशिष्ट कर। स्पेसिफिक टैक्स क्या होते हैं? तो विशिष्ट कर वो कर होते हैं जो किसी वस्तु की कुछ इकाइयों के आधार पर लगाए जाते हैं। वो इकाई यूनिट आपकी हो सकती है, मेजरमेंट हो सकता है, लेंथ हो सकती है, आपका उसका वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर लगाई जा रही है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर लगाई जा रही है, स्पेसिफिक यूनिट पर लगाई जा रही है। वो यूनिट क्या हो सकती है? वो मेजरमेंट यूनिट हो सकती है। ठीक है, कि 1 मीटर कपड़ा लोगे तो इतना टैक्स, 2 मीटर कपड़ा लोगे तो इतना टैक्स, 3 मीटर कपड़ा लोगे तो इतना टैक्स। वो यूनिट पे हो सकती है, वॉल्यूम पे हो सकती है, हाइट पर हो सकती है। ठीक है, जैसे गाड़ियां होती हैं, ठीक है, गाड़ियों में ये बड़ी गाड़ियां बड़ा खेल करती हैं। ठीक है, कि एक हाइट के बाद की ज्यादा गाड़ी होती है उस पर हायर टैक्स रेट लगता है, एक हाइट से कम की गाड़ियां होती है उसमें कम टैक्स लगता है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान देनी होती हैं, समझने का नहीं मतलब। तो वॉल्यूम, हाइट, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं जो स्पेसिफिक यूनिट्स पर लग रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लोथ्स, क्लोथ पर लगने वाला टैक्स की आपके 1 मीटर का कपड़ा ले रहे हो, 100 मीटर का कपड़ा ले रहे हो तो उसके हिसाब से टैक्सेस लगते हैं। ठीक, स्पेसिफिक टैक्स के अलावा दूसरा होता है एड वैलोरम टैक्स। हिंदी में भी एड वैलोरम ही बोलते हैं, इसमें भी एड वैलोरम ही बोलते हैं। ठीक है, एड वैलोरम टैक्स लगता है ऑन द वैल्यू और ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक, जैसे लग्जरी कार लोगे तो 28% की जीएसटी लगेगी, नॉर्मल कार्स लोगे, नॉर्मल गाड़ियां ले रहे हो तो आपको 15%, 18% जीएसटी लग रही है, 12% जीएसटी लग रही है। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर लगता है, वैल्यू पर लगता है। यहां पर यूनिट मैटर नहीं करती, यहां पर वैल्यू मैटर करती है। ठीक है, कि आपने 35 लाख की गाड़ी ली तो इतना % टैक्स लगेगा, आपने 10 लाख की गाड़ी ली तो इतना % टैक्स लगेगा। तो एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम कर, नहीं समझे? ठीक है, तो एड वैलोरम कर और स्पेसिफिक टैक्स, ये दो तरीके के टैक्स होते हैं। हाँ, ADVALOREM, एड वैलोरम। हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, वेलोरम। अब ये किस भाषा का शब्द है ये ढूंढना पड़ेगा, इतना नहीं पढ़ते हम। ठीक है, लेकिन जो काम का देख लेते हैं, एड वैलोरम टैक्सेस। ठीक, ठीक है, फिर आपका आ जाता है सरचार्ज। अब देखिए
अभी हमने बताया था कि आपका प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में 30% के बाद हमारे पास कोई टैक्स स्लैब नहीं है। इसका मतलब कि जो 20 लाख कमा रहा है वो भी 30% दे रहा है, जो 1 करोड़ कमा रहा है वो भी 30% दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। यहां व्यवस्था क्या की है, यहां पर सरकार एक्स्ट्रा कमाने वालों पर सरचार्ज लगाना शुरू करती है। सरचार्ज लगाना शुरू करती है। व्हाट इज सरचार्ज? तो सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, यानी करों पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। समझ रहे हैं? करों पर लगाया जाने वाला कर जो है सरचार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है तो वो 30% के टैक्स स्लैब में आएगा और उसको प्लस 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। तो टोटल कितने परसेंट का उसको टैक्स देना पड़ रहा है? यही तो पकड़ना था भाई साहब, टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि 10% किसका? 30% का। तो टोटल 33% टैक्स लगेगा। डिफिनीशन में ही तो राज छुपा था। लिख दिए शांति से, फर्स्ट से जोड़ दिए, मैथमेटिशियन तो बड़े वाले हैं ही हैं हम लोग, है ना। 40% टैक्स नहीं, सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि 33% का टैक्सेशन यहां पर लग रहा होगा। और 33% का टैक्सेशन का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा 3% लग रहा है। तो सरचार्ज इज सिंपली टैक्स ऑन टैक्स, करों पर लगने वाला जो कर होता है वो सरचार्ज होता है। और इसी सरचार्ज से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं सेस। बस फर्क क्या है, सेस भी टैक्स ऑन टैक्स है, बस फर्क यह है कि सेस किसी विशिष्ट कार्य के लिए लगाया जाता है और उस कार्य की पूर्ति होने के बाद उसको हटा लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में स्वच्छ भारत सेस लगता है, एजुकेशन सेस लगता है। वो डाबर आंवला का प्रचार देखा, शांति आंवला वाला, विद्या बालन वाला। ठीक है, कि आपकी द्वारा खरीदा जाने वाला एक आंवला का प्रोडक्ट, उस पर 5% 2% जो भी है वो उन बच्चों की पढ़ाई में दिया जाएगा। उसी तरीके से सरकार भी क्या करती है, कुछ विशिष्ट कार्यों की पूर्ति के लिए एक्स्ट्रा निधि की जरूरत है। अब सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, सरकार नहीं चाहती कि हम स्पेसिफिक अपने लिए यहां से अपने रेवेन्यू से उसमें खर्चा दें। हमने क्या किया, 1% का सेस डाल दिया। किस पर? इस पर हमने डाल दिया 30%। अब 30% का 1% कितना होगा? 0.3। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं हो जाएगा कि बहुत लाखों का अमाउंट हो जाएगा। 100 रुपए पे 3 रुपए हुए। ठीक है, सॉरी 100 रुपए पे 1 रुपए, अगर 1% है तो 1 रुपया हुआ। 100 रुपए में 1 रुपया दे सकता है आदमी। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार सेस इंट्रोड्यूस करा देती है, जहां पर वो स्पेसिफिक टैक्स ऑन टैक्स ले रही होती है किसी विशिष्ट कार्य के लिए। एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छ भारत सेस हो गया, हेल्थ सेस हो गया, इस तरह से। और ये किसी से भी ले सकती है, इवन आम आदमी भी इसको दे रहा होता है। आप पेट्रोल खरीदते हो, उसमें इनबिल्ट होता है सेस। समझ रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसमें इनबिल्ट होता है सेस। पेट्रोल खरीदते हो उसमें होता है। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो आपका सेस में होती है। तो सेस और सरचार्ज, सरचार्ज ये है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, लिख लो फिर इसको भी, फिर आगे बढ़े। स्पेसिफिक टैक्स में लिखिएगा, सॉरी पहले एड वैलोरम लिखिएगा, एड वैलोरम, एड वैलोरम लिखिएगा। टैक्सेस लेवाइड एज a percentage of value, as a percentage of value, irrespective of size, quantity and other factors, size, quantity and other factors such as GST, custom duty, etc. GST, custom duty, extra, etc. लिखिएगा एड वैलोरम कर में, इस प्रकार का कर उत्पाद के मूल्य पर लगाया जाता है, इस प्रकार का कर उत्पाद के मूल्य पर लगाया जाता है, ना कि उसके साइज को क्या बोलेंगे, आकार, मात्रा या किसी अन्य कारक के आधार पर, या किसी अन्य कारक के आधार पर, या किसी अन्य कारक के आधार पर, जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी इत्यादि, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी इत्यादि। फिर लिखिएगा स्पेसिफिक टैक्स या विशिष्ट कर, विशिष्ट कर। This type of tax is levied on commodity. This tax is levied on commodity on the basis of unit, size or weight. On the basis of unit, size or weight.
ठीक है, लिखिएगा इस प्रकार का कर किसी उत्पाद के, इस प्रकार का कर किसी उत्पाद के, उत्पाद की इकाई, आकार या वजन के आधार पर लगाया जा सकता है। इकाई, आकार या वजन के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे कि शराब पर लगने वाला उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। शराब पर लगने वाला उत्पाद कर। सरचार्ज में लिखिएगा, सरचार्ज में हेडिंग लिखिएगा सरचार्ज, हिंदी में भी सरचार्ज ही बोलते हैं, ठीक है। सरचार्ज, SURCHASIR मत लिख देना कि सर कोई चार्ज कर दो, सरचार्ज मतलब SUR है, ठीक है। सरचार्ज लिखिएगा, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स levied on the existing tax slab, levied on the existing tax which whose main function is to increase tax burden, and make it more progressive, है जी, टैक्स बर्डन एंड मेक इट मोर प्रोग्रेसिव। हिंदी में लिखिएगा, यह करों पर लगाया जाने वाला कर है, यह करों पर लगाया जाने वाला कर है यह करों पर लगाया जाने वाला कर है जो कि कराधान व्यवस्था को अधिक प्रगतिशील एवं कर भार को बढ़ाता है। लिखिएगा सेस, प्रगतिशील बनाता है एवं कर भार को बढ़ाता है, कर भार को बढ़ाता है, कर भार, हाँ कर भार, सेस होता है। इट इज एन एडिशनल चार्ज, इट इज एन, हाँ सेस का मतलब सेस ये होता है सा और सा, सेस, ठीक। देखिएगा, इट इज एन एडिशनल चार्ज विच इज इम्पोज्ड टू फाइनेंस, any specific activity, any specific activity, हो गया। लाइक एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, स्वच्छ भारत सेस, ठीक है, हो गया। हिंदी में लिखिएगा, यह एक प्रकार का अतिरिक्त भुगतान है जो कि किसी विशेष गतिविधि को धन मुहैया कराने के लिए दिया जाता है, गतिविधि को धन मुहैया कराने के लिए दिया जाता है।
फिर लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये पॉइंट लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप। पेज लिए, आपको पेज चाहिए, पेज चाहिए, ये पेज दो बेटा। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, तुम्हारा ही निकल आएगा उसमें वाले में, तब ठीक है। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। प्रभाव के आधार पर कर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रभाव के आधार पर कर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, टैक्स को जब पे किया जाता है, जब आपका जो कर होते हैं जब लगाया जाता है, तो कर लगाने वाले में दो तीन इंपॉर्टेंट एंटिटीज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं? तो सबसे पहले होता है कि कर लगा कौन रहा है। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ध्यान बाद में देते हैं, पहले देखते हैं कर लगा कौन रहा है। सबसे पहले टैक्स इज लेवाइड बाय हुम, केंद्र सरकार लगा रही है, राज्य सरकार लगा रही है, इस पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा जो चीज यहां पर देखी जाती है, हु इज द पेयर ऑफ द टैक्स, उस टैक्स का भुगतान करने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है। यानी कि जो जिसने भी उस टैक्स को पे किया है, भरा है, वो व्यक्ति कौन है। और तीसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है हु इज द बियरर ऑफ द टैक्स, उसको भोगने वाला, उसको कह सकते हैं कि चलाने वाला, बियर करने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है। लगाने वाला, जैसे मान लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार ने कोई कर लगा दिया और हमने भुगतान कर दिया, लेकिन उस कर का भार किस पे पड़ रहा है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसी के आधार पर हम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है निर्धारित कर रहे होते हैं। जो हमारा प्रत्यक्ष कर है बहुत साधारण चीज है। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, यहां पर जो टैक्स पेयर है, यानी कि जिसने टैक्स का भुगतान किया है, और जो टैक्स का भार वहन करेगा, यानी द पर्सन हु हैज अ कट विल ओनली ब्लीड, जिसको कट लगा है वही खून निकालेगा अपना, जिसको कट लगा है उसी का खून बहने वाला है। यानी कि द पेयरर एंड बियरर आर द सेम पर्संस, जिसका जो भुगतान कर रहा है उसी को प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप आय कमा रहे हो, आप पर हमने 15% का कर लगा दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी सैलरी से निकालकर हमको 15% दे दिया, यानी कि आपने ही भुगतान किया और उसका प्रभाव भी आप पर ही पड़ा। इस प्रकार के जो कर होते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष करों में चीजें दूसरी तरीके से काम करती है। यहां भुगतान करने वाला कोई और होता है, ठीक है, लेकिन इसका भार वहन करने वाला कोई और होता है। यानी कि कट किसी और को लगता है, खून किसी और का निकलता है। हम लोग कहते हैं ना, अब वो अधिक प्रेम है दोनों के बीच में, ठीक है, काटो कहीं और तो खून तो कहीं और निकल रहा है ना, क्यों जी? चलो अच्छा बाद में बोलेंगे। पेयर और बियरर में अंतर का मतलब ये सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को लेते हैं और सरकार कहती है अब हम पार्ले जी बिस्कुट पर 5% नहीं, आप 8% टैक्स लेंगे, ठीक। मान लेते हैं पहले आपका जो है 100 रुपए का पार्ले का डब्बा मिल रहा था, उसमें सरकार 5 रुपए का 5% का टैक्स ले रही थी, तो ये डिब्बा 105 का मिल रहा था। अब सरकार कह रही नहीं, इसमें हम 8% कर लगाएंगे, तो जो उत्पादक है वो कहेगा हम 8% दे देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ये क्या करेगा, सिंपली 100 रुपए को उठा के 108 कर देगा। तो अब ये जो 108 रुपए ले रहा है, किससे ले रहा है? जनता से ले रहा है ना, जनता ही तो इसका भुगतान करेगी। अब जनता ने इसका भुगतान कर दिया, इसने क्या कर दिया, तो जनता ने मतलब भार वहन किया और इसने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। सरकार ने कहा कि तुमसे हम कर लेंगे, उसने कहा तुम दे देंगे तुमको कर, हम जनता से उठाएंगे, जनता जो है बियर करेगी और हम पे कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में पेयर जो होता है वो अलग होता है, जो बियरर होता है वो अलग होता है। यहां पर दोनों एंटिटीज डिफरेंट होती है। समझ में आया चीज? पक्का? कोई सवाल यहाँ पे? हाँ, क्या सवाल बताओ। तुम्हारे तो सबसे अच्छी बात तुम्हारी पता क्या है, तुम्हारे चेहरे पे सवाल लिख जाता है। बताओ। हाँ। हम्म। और क्या, ये तो आपका प्रोडक्शन पे है ना, ये तो आप सामान खरीद रहे हो उस पर टैक्स दे रहे हो। और कौन करेगा? हाँ, देखिए कंपनी अपनी जेब से भुगतान क्यों करे उसी उत्पाद के लिए, वो तो सिंपली बेचने बैठी है।
अपना लाभ कमा रही है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, वो तो क्या है, वो उत्पाद बनाई और उसने उत्पाद मार्केट में अपना लाभ कमा के रख दिया। अब तुम 100 का बेच रहे हो, 108 का बेच रहे हो, 105 का बेच रहे हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। हाँ नहीं, तो जो कमाती है प्रॉफिट पे, जैसे देखो कमाने का होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एलएलसी वाला होता है। तो यहां पर जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट मिलता है, इस प्रॉफिट पे तो इनकम टैक्स लग ही रहा है, वो अलग चीज है। उसके अलावा जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मार्केट में मार्केट प्राइस पर सामान बिकने आता है, बाजार मूल्य पर सामान बिकने आता है, तो इस बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं। इससे कंपनी को कोई लेना देना, कंपनी इसको कमाएगी और सरकार को जमा कर देगी सरकार के खाते में। हाँ, लेकिन यहां पर इसका प्रभाव कंपनी पर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इसका वहन कौन कर रहा है? इसका वहन हम कर रहे हैं एज अ जनता, जो उपभोग कर रहा है। ठीक है। अब भाई ये मान लीजिए मोबाइल था, मोबाइल आपने जो है, सरकार ने कहा कि अभी मोबाइल पे हम 12% का टैक्स ले रहे हैं, मेरा मोबाइल 40,000 का मिल रहा है। सरकार कहे नहीं, अब हम क्या करेंगे, 15% टैक्स लेंगे, मेरा मोबाइल 45 का हो जाएगा। तो 45 का हो गया तो हमें तो दर्द हुआ, कंपनी को क्या दर्द हुआ? कंपनी का तो लाभ था वो तो फिक्स था ना, वो तो उसमें आया ही नहीं। भाई कंपनी जब 42 का बेच रही थी तब भी कंपनी का प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड था, वो अपना जो फिक्स था उनका फिक्स था। अब कंपनी 45 का बेच रही तो भी कंपनी के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ मार्केट प्राइस में चेंजेस आए। ठीक है। तो इस मार्केट प्राइस को बियर कौन करता है? हम करते हैं एज अ पब्लिक, और वो क्या करते हैं, हमसे लेके सरकार के खाते में ट्रांसफर। ठीक है। नहीं, फैक्टर कॉस्ट इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये है कि लॉन्ग टर्म में जब सही कभी सभी वस्तुओं पे धीरे धीरे बढ़ जाती है कॉस्ट, तो मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली फैक्टर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, वैसे शुरुआत में नहीं पड़, इनिशियल स्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं समझ, ये चीज नहीं समझे? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई। भाई अगर शुरुआत में आपने, सरकार ने क्या कहा, हम 12 से 15% टैक्स कर देंगे, तो एक ही उत्पाद था, एक ही उत्पाद में यहां पर कंपनी को कोई फर्क ना, उसके लेबर ने एक्स्ट्रा पैसा मांगा, ठीक है, ना उसके जो मकान मालिक था उसने एक्स्ट्रा पैसा मांगा, ना उसकी बैंक ने एक्स्ट्रा पैसा मांगा, तो उसका जो है प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी क्या हो जाए कि सभी प्रोडक्ट्स पे थोड़ा थोड़ा सरकार टैक्स बढ़ा दे, यानी कि मार्केट में सभी चीजों की प्राइसेस महंगे हो गए। अब सभी चीजों के प्राइसेस महंगे हुए, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन आया। अब इन्फ्लेशन आया तो ऑब्वियस सी बात है, जो कर्मचारी वो एक्स्ट्रा सैलरी डिमांड करेगा, कहेगा भाई हमको एक्स्ट्रा सैलरी दो। ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा सैलरी दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगी, तब क्या होगा, फिर इसका सर्कुलर इंपैक्ट इस पे फिर पड़ेगा। अब कंपनी जब मार्केट में इनिशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी तो वो खुद ही 45 का लॉन्च करेगी, फिर 45 पे 15% लग रहा होगा, तो यानी कि जो पहले 45 का मिलना था 48 का मिल रहा होगा। वो श्रिंकफ्लेशन में वो कभी कभी क्वांटिटी कम कर देते हैं। पहले पार्ले जी में 2 रुपए वाले में 8 बिस्किट आता था, अब 2 रुपए वाले में 5 6 नहीं आते, और क्वालिटी तो इतनी भद्दी, ऐसा लगता है कि वो भट्टी के नीचे पकाते हैं। पहले भट्टी में पकाते होंगे, भट्टी के नीचे पकाते हैं, साला काला काला आता है बिस्किट वो। नहीं मतलब सही बता रहा हूं, पहले पार्ले जी जो आता था बहुत अच्छे टेस्ट का आता था, अब आपको अच्छा टेस्ट लेना तो पार्ले गोल्ड खरीदो 10 रुपए का, वो भी कमाल के, उन्होंने अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, सिकुड़ी हुई मुद्रास्फीति, सिकुड़ी मुद्रास्फीति, ये नया टर्म लॉन्च हुआ है। श्रिंकफ्लेशन में क्या करते हैं कि हम आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिग्रेड कर देंगे, क्वांटिटी डिग्रेड कर देंगे। ठीक है। पहले हम 2 रुपए में 8 बिस्कुट दे रहे थे, अब 2 रुपए में 5 बिस्कुट देंगे। देखो उसको भी समझ में आ गया, पार्ले जी का नाम लिया उसको भी समझ में आ गया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने क्या किया, प्राइस नहीं बढ़ाया लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज कर दी। अगर आपको ओरिजिनल खाना है तो जाओ 10 वाला पार्ले गोल्ड लो, क्योंकि वो हमारी जो आज की करंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, तो हम 10 रुपए में बेच पा रहे हैं। तो उन्होंने नया प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया पार्ले गोल्ड का, और भट्टी के नीचे पकने वाला बिस्कुट को उन्होंने कहा कि पार्ले जी के नाम से बेचो। ठीक है। अरे भाई काला आता है वो बिस्कुट, मैं 2 रुपए वाला एक दिन खरीदा, मैं कहा देखूं आज में क्वालिटी रह गई है, वो काला बिस्कुट कर दिए हैं उसको। हाँ, अरे एक ही खाए थे, फिर कुत्ते खिला दिए, हम कहे ये कुत्ते के लिए ही ठीक है। और पार्ले जी, हम लोग का बचपन पार्ले जी खा के ही बीता है। संडे में, संडे को हो चाहे मंडे हो, हम पार्ले जी बिना खाए उठे ही नहीं कभी। ठीक है। हाँ, पानी में भिगाए, पानी में गया सूखा खा गए, हम सब लोग उस जमाने वाले हैं। ये आज ये मारी गोल्ड ओरियो पोरियो पा गया है, तब थोड़ी होता था। तब तब एक ही कॉम्पिटिटर था, सनफीस्ट। ठीक है। और कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं हुआ करता था। टाइगर, हाँ अब तो बंद ही हो गया, सनफीस्ट का ही वो एक वो सब ब्रांड थी,
वो सब ब्रांड हो गई, वो सनफीस्ट ही सब ब्रांड हो गई। ठीक है, टाइप जैसे ब्रिटानिया है तो ब्रिटानिया के कई प्रोडक्ट आते हैं ना, उसी तरीके से पार्ले जी नेस्ले का है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये श्रिंकफ्लेशन का पार्ट होता है। अच्छा वो टर्म याद ला, टर्म लिख लो, कभी पूछ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, इन्फ्लेशन में टर्म याद ही नहीं आया था, ये श्रिंकफ्लेशन है। श्रिंकफ्लेशन अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, इसका मतलब होता है कि उत्पाद की मूल्य को ना बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को घटा देना, इस प्रक्रिया को श्रिंकफ्लेशन होगा। इस पे हो चुका है एक बार चर्चा, तब ठीक है, फिर तो मतलब बताए होंगे। तो श्रिंकफ्लेशन, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। क्लियर है चीज? अब हम बात करेंगे आगे चल के अप्रत्यक्ष करों की। अब लिखाएंगे कल ही, अब कहानी है सुनो, तुम जीएसटी के बारे में सुन लो थोड़ा सा, सारा कुछ कल ही लिखा देंगे। ठीक, अगर हम अप्रत्यक्ष करों की हिस्ट्री के बारे में बात करें या भारत में उनका प्रकोप के बारे में बात करें, तो हम लोग बहुत प्रताड़ित रहे हैं। हमारे यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत प्रताड़ित रहा है इस चीज को लेके। हमारे यहाँ जो अप्रत्यक्ष कर थे, ठीक, वो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करते थे, और इसी वजह से हमारे यहाँ सालों तक जो व्यापारी वर्ग है वो व्यापार को अच्छे से नहीं कर पाया। ठीक, देखिए हमारे पे प्रॉब्लम क्या थी, हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था, स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था 1990 तक। तो स्पेसिफिकली 1990 के बाद हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी को लॉन्च किया। एलपीजी के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों को लिबरलाइज किया, लाइसेंस को हमने रिलीज किया, यानी कि अब बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। अब हमको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, हम उत्पादन कर सकते थे। लेकिन जब उत्पादन करने उत्पादक आता था तो उसके बाद सामने सबसे बड़ी समस्या होती थी कि कुल मिलाकर लगभग 40 से 42 प्रकार के कर हुआ करते थे हमारे यहाँ पे। 40-42 प्रकार के जब कर हुआ करते थे, अब कोई कितना भी ईमानदार हो, कितना भी बेहतर तरीके से काम कर पाए, लेकिन कभी ना कभी क्या हो, अब मान लीजिए इसको हर महीने भरना है, 40 तरह के कर आपको हर महीने भरने, हो सकता है कभी ना कभी आपके दिमाग से एक कर कोई मिस हो जाए। ठीक, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, फलाने टैक्स, धमाका टैक्स, अलग अलग तरीके के 44-45 प्रकार के कर बना रखे थे सरकार ने। अब बहुत बड़ी चांसेस हैं कि यहां पर कोई टैक्स मिस हो जाए। वही वाला हाल है कि अगर पुलिस वाला चाहे आपका चालान काटना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, वो ये बता देगा कि तुम्हारे हाथ में तेल लगा है, तुम गाड़ी कैसे चला रहे थे। ठीक है, मतलब वो इसकी लिस्ट पूरी होती है तो वो काट सकता है, कुछ भी बता के काट सकता है। सेम यहीं पर है, अब 40 तरह के टैक्सेस हैं। यहां पर अक्सर क्या होता था, बिजनेसमैन को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी सरकारी अधिकारियों से। अधिकारी आया, जांच के बहाने उसने क्या किया, यहां पर प्रेशर बनाया, इसका हरेसमेंट किया और उगाही करना शुरू कर दिया। तो जो बिजनेसमैन था बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता था कि इंडिया में बिजनेस कर पाए। एक तो ये थी, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो इंडस्ट्रीज में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि इतने प्रकार के टैक्स से, और जो इंडियन में बिजनेसमैन आना चाहते थे वो डरते थे हरेसमेंट से। ठीक, अब इन सब चीजों को 10 साल तक तो देखा गया कि भारत में 1990 में लिबरलाइजेशन हुआ, बट बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां पर नहीं आई। 2003 में सरकार ने इस बारे में सोचना शुरू किया, और 2005 में जब यूपीए सरकार आती है तो वो काका केलकर कमेटी बनाती पहली बार काका केलकर कमेटी बनी, टास्क ग्रुप बना था बेसिकली, और उनको ये टास्क दिया गया कि आप भारत सरकार के लिए कोई स्पेसिफिक सिंपल टैक्सेशन सिस्टम को लाइए, और उनको टाइम दिया गया कि 2007 तक हमको लॉन्च करना है। यूपीए सरकार ने, मनमोहन सरकार ने काका केलकर समिति बनाई, काका केलकर वर्किंग ग्रुप बनाया, और कहा कि हमें एक सिंपल टैक्सेशन सिस्टम को रिकमेंड कीजिए। ठीक, सिंपल टैक्सेशन सिस्टम के बारे में काका केलकर ने काफी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद 2007 में उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि हमको जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए भारत में। भारत को जीएसटी में इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन्होंने कहा कि आप अगर जीएसटी ले आओगे, एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम ले आओगे, तो व्यापारी वर्ग को भी खुशी होगी, वो भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और देश भी आगे बढ़ पाएगा। ठीक, लेकिन आप सब समस्या जानते होंगे कि 1988, 89, 90 के बाद से, 90 के बाद से स्पेसिफिकली हमारे भारत में कोई भी सरकार मजबूत सरकार नहीं बनी, खिचड़ी सरकारें बनी। ठीक है, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे आपके चंद्रशेखर रहे हो, कोई भी रहे हो, ठीक है, सब शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट्स बनी और आपकी खिचड़ी सरकारें बनी। नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, कई सरकारों ने टर्म भी पूरे किए, बट वो इतनी मजबूत सरकारें नहीं थी कि वो बड़े फैसले ले सके। आपको क्या लगता है जो ऊपर बैठा वो शांत क्यों है? वो इसीलिए शांत है कि अगर वो कुछ करेगा तो यहां वाले सबसे पहले भगते हैं। बेटा चोट तो नहीं लगी? चलो, तो कहने का मतलब यहां जैसे आज की जो इस समय की वर्तमान केंद्र सरकार है हमारी, वो शांत क्यों है, वो कठिन फैसले क्यों नहीं ले पा रही? क्योंकि उनको पता है कि जो सबसे पहले व्यक्ति भागेगा वो आप ही लोगों का है। ठीक है, क्योंकि उसका तो खुद नहीं भरोसा कि अगर वो लुढ़केगा तो किस तरफ जाएगा। ठीक, तो सरकार मजबूत फैसले नहीं ले पाती। यही हाल यूपीए गवर्नमेंट के साथ भी था। देखिए, यूपी कोई भी गवर्नमेंट हो,
अगर मजबूत सरकार होगी तो मजबूत फैसले लेने में कभी भी नहीं हिचकती, क्योंकि उनको पता होता है हमारे पास बहुमत है, हम इस फैसले को ले सकते हैं। जीएसटी क्योंकि हमारी कराधान प्रक्रिया में बदलाव का एक तरीका था, तो इसमें राज्यों का भी हस्तक्षेप था और जो है केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप था। ठीक, अब राज्यों में भी क्या था, जो रीजनल दल थे वो मजबूत थे उस समय। हमने 1990 से एक फेज देखा, एक दौर देखा, स्पेसिफिकली 1990 नहीं, 1980 के बाद से, जब इंदिरा गांधी का डिक्लाइन शुरू होता है 1975 में, जब इमरजेंसी लगती है उसका डिक्लाइन शुरू होता है, और जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं वहां पर कांग्रेस की गैर कांग्रेसी सरकारें बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और रीजनल पार्टीज का वर्चस्व होने लगता है। अब जब रीजनल पार्टीज का जब वर्चस्व हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके राज्यसभा में भी कोई नंबर्स नहीं रहेंगे। ठीक, अब ना राज्यसभा में नंबर है, यहां भी हमारी जो है खिचड़ी की सरकार है, तो सरकार मजबूत फैसले नहीं ले पाई। और ये जो प्रोविजन था जीएसटी 2007 में, 2009 में, 2011 में और 2013 में फेल हो जाता है। यानी सरकार 4 बार लाई, 3-4 बार लाई इसको कि हम पास कर ले जाएंगे। मनमोहन सिंह उसको पकड़ के बैठो ना, मुंह तोड़ लेगा वो तो सरकार जो है 3-4 बार लाई। भाई मनमोहन जी जो है वो इकोनॉमिस्ट थे, तो उनको ये तो पता था कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है। ठीक है, वो कुछ भी हो, रिमोट सरकार चलती हो, जो कुछ भी चलती हो, वो सब राजनीति की बातें हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मनमोहन सिंह वाज अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, एज अ इकोनॉमिस्ट वो बहुत बढ़िया आदमी थे, तो उनको तो पता था कि जीएसटी की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन सरकारी दबाव रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये पास नहीं हो पाया। फिर समय आता है 2014 का, 56 इंच की छाती का, और उन्होंने क्या किया, देखिए अब वहां पर चीजें समझिए। यहां पर 2 फैक्टर काम करते। पहली चीज तो बहुमत सरकार बनी, लेकिन बहुमत सरकार बनना ही काफी नहीं था। सरकार में जो केंद्र में व्यक्ति बैठा वो भी एक ऐसे स्टेट से आ रहा था जो बहुत समय से इस चीज की डिमांड कर रहा था। गुजराती वाज ऑलवेज बनिया। ठीक है, वो हमेशा बिजनेस के लिए एक्टिव रहते थे। तो हाँ, किसने वो विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो उनको पसंद नहीं आ रहे थे, उसमें केंद्र सरकार ज्यादा अपना सेंट्रलाइजेशन करना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि आए, वो ये चाहते थे कि जो, हालांकि किया इन्होंने भी कुछ नहीं ऐसा, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा माहौल बनाया, ठीक है, कि हमको ये चाहिए था। और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी चाहती थी, कई राज्य सरकारें, लेकिन बस ये था कि आम सहमति नहीं बन रही थी। 2014 के बाद माहौल बदला हमारे देश का, और कई जगहों पर इनकी सरकार एक तरह से बनना शुरू हो गई। एक छत्र राज किया, एक तरह से कह सकते हैं। एक समय ऐसा रहा पीक टाइम कि 12-13 राज्यों में इनकी एकमात्र सरकारें थी बहुमत में। आज भी है, 16 राज्यों में तो है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इनके राज्यसभा में भी नंबर बढ़ गए, लोकसभा में बहुमत में थे। तो अब यहां पर क्योंकि इंटरनल चेंज होना था, स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, इन्होंने क्या किया, 16 राज्यों से भी पास करा लिया, और अपने केंद्र में तो हमारे थे ही, यहां पर भी पास करा लिया। अब यहां पर जब इन्होंने पास कराया तो हमारे पास एक सिंगल यूनिफाइड टैक्सेशन स्ट्रक्चर मिलता है, जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स। दैट मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हाँ, गब्बर सिंह टैक्स। ठीक, तो अब इस जो जीएसटी है, गब्बर सिंह टैक्स है, इसमें जो प्रोविजंस लाए गए उसमें सरकार का, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उनको बराबर का अधिकार दिया गया, कहने भर को। ठीक है, तो यहां पर उनको बराबर का अधिकार दिया गया, ताकतें दी गई कि आप सब लोग मिलकर काम करेंगे, और कई सारे प्रोविजंस यहां पर जोड़े गए। आर्टिकल 249 जोड़ा गया, आर्टिकल 269 जोड़ा गया, आर्टिकल 279 जोड़ा गया। 249 के अंतर्गत यह कहा गया, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यह कहा गया कि दोनों राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकारें, कहां बैग पैक कर रही हो, लिखाएंगे। अच्छा दोनों केंद्र सरकारें एवं राज्य सरकारें क्या करेंगी, इस पर कानून बना सकेंगी। यानी कि जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। ठीक, उसके बाद यहां पर यह बोला गया आर्टिकल 269 के अंतर्गत, यहां पर हर एक आपके टैक्स के लिए, आर्टिकल कौन सा है, 279A है क्या, है ना, 279A है ना, भूल गए थे, हाँ 279A है। ठीक, आर्टिकल 69 है, 79A अलग है। 269A के अंतर्गत क्या बोला गया कि यहां पर इंटर स्टेट जीएसटी को केंद्र सरकार नियंत्रित करेगी। और फिर 279A में क्या कहा गया, 279A में कहा गया था जीएसटी काउंसिल। 279A में कहा गया जीएसटी काउंसिल का निर्माण भारत सरकार में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक जीएसटी काउंसिल का निर्माण करेगी। 269A के अंतर्गत कहा गया कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स का कंट्रोल जो है केंद्र सरकार के पास रहेगा, और इंटर स्टेट जीएसटी को भी जो लेवाई कर रही होगी, लगा रही होगी और आपका इकट्ठा कर रही होगी, वो आपकी केंद्र सरकार होगी, आईजीएसटी जिसको बोला गया। और 249 में बोला गया कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों जो है इस पर कानून बना सकेंगी। और ये करते हुए 1 जुलाई 2017 को क्या कर दिया गया, 1 जुलाई
2017 को भारत में संविधान के 101वें संशोधन से 101st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 से इसको लॉन्च कर दिया गया, लागू कर दिया भारत में। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी एक बेसिक कहानी थी जिसमें हमने क्या क्या बताया कि जीएसटी का उद्भव कैसे हुआ, जीएसटी की जरूरत क्यों थी, और जीएसटी का जो है जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, हाँ, कनाडा के मॉडल पे एग्जैक्टली। अब इतना हमको नहीं पता, देखो हम इसलिए इस चीज की तारीफ तुम लोगों के लिए हमेशा करते हैं कि तुम लोगों का फैक्चुअल डेटा बहुत मजबूत है। ठीक है, लेकिन इतना हमको नहीं पता है। ठीक है, कि किस पहली बार आया है, कि कहाँ पहली बार आया था, कहाँ कैसे आया था, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। फ्रांस में आया था। ठीक है, फ्रांस में आया था, याद कर लेंगे अब हम। ठीक है, कनाडा मॉडल पे बेस्ड था। और कुछ है, और कोई फैक्ट है इससे रिलेटेड? तो देखिए अब यहाँ पर जो है हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 टाइप्स की जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। इस जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बाद जीएसटी के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जीएसटी जब खत्म होगा तब डायरेक्ट टैक्सेज या प्रत्यक्ष करों के बारे में पढ़ रहे होंगे। प्रत्यक्ष कर में आपका पर्सनल इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीजों के बारे में 5-5, 6-6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म टैक्स, इंडेक्सेशन, ये सब चीजें जो भी इस बार बजट में चेंज की गई उनके बारे में पढ़ेंगे, और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। कल जो है अगर टाइम बचेगा तो नया चैप्टर, नहीं तो 10 तारीख को हम लोग जो है इंडस्ट्रीज डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, प्रीलिम्स का लगभग। और हाँ, प्लानिंग कल बता देंगे, या फिर जो है परसों जब इंडस्ट्री पढ़ाएंगे उससे पहले बता देंगे। वो छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ 10 तक फिर सिलेबस खत्म है। उसके बाद दोबारा हमारी मुलाकात होगी दिसंबर जनवरी के महीने में, जब आप लोग मेंस दे रहे होगे। ठीक है, अरे आएंगे यार, हंसो मत। आए 69A में, 69A में ये था इंटर स्टेट जीएसटी के बारे में, अबाउट इंटर स्टेट जीएसटी। क्या हो गया? अरे आओ, वाह क्या बात, क्या सीन है, वाह। भरोसा तो रखो, क्लास में आ जाना, मेंस में आओ ना, क्या दिक्कत है?